हाँ, प्रतिज्ञा भी करानी है। प्रतिज्ञा। हाँ 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 हाँ, हाँ, प्रतिज्ञा कराए। ओके। ठीक है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पूरे क्लास को मैं अच्छे से सुनूंगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जीआरएफ को क्वालिफाई करूंगी। ओम ओम ओम। ठीक है, अभी सब मेरे साथ दोहराएंगे एक बार। बहुत अच्छा माधवी जी, एक बार दोहरा ले रहे सभी को। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरे और छोड़ें। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ईश्वर को ध्यान करते हुए खुद से संकल्प लें और प्रण करें कि जो भी आप अध्ययन करें पूरी तरह जुड़कर करें और पूरी श्रद्धा के साथ। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ते और धीरे से वापस आ जाना है। नमस्ते, वेलकम टू ऑल फॉर टुडेज क्लास। चलिए अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा रह रहा है अभी, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कवर करें। तैयार हैं आप सभी? मैसेज करेंगे। यस मैम। जी बहुत बढ़िया। अच्छे से ना जो पूरा सुनना है, और जहाँ समझना आए या तो लिख लीजिएगा, बाद में पूछ लेना, या बीच में भी आप पूछ सकते हैं। ओके। स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी तो बता देना मुझे। प्रेजेंट है? यस मैम। ओके। देखिए, जो आज का टॉपिक शुरू होगा हमारा, सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 41 टू 49 पे, और बुक है अध्यापन विधियां, जो बुक भेजी थी मैंने, योगाभ्यास की अध्यापन विधियां, जो कि डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण गरुटे जी की है। उस बुक से मैं करा रही हूँ अभी आपको। लास्ट क्लास भी वहीं से कराई थी मैंने। तो इसमें चतुर्थ अध्याय है, और ये हमारा यूनिट 1 का है। सबसे बड़ी आपकी यूनिट 1 है। उसके बाद तो आपका एक एक टॉपिक एक एक यूनिट में कवर हो जाएगा, बट यूनिट 1 में ज्यादा टॉपिक्स हैं। टीचिंग मेथड्स आपके, सोर्सेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले, टीचिंग, और आपका लर्निंग, सब यूनिट 1 में आ जाता है। तो यूनिट 1 आपकी सबसे बड़ी है। अध्यापन विधियों के स्रोत स्रोत होते हैं, यानी सोर्सेज। जो अध्यापन की विधि, जो हम टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कि उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या क्या चीजें और जुड़ी रहती हैं, कहाँ से हमें वो चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी अध्यापन विधियों की संरचना कर सकने के लिए शिक्षा, योग, सीखने का मनोविज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान के विविध महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अध्यापक भली भांति परिचित होना चाहिए। एक अच्छे टीचर को ये सारी जो चीजें हैं पता होनी चाहिए कि शिक्षा क्या है, योग क्या है, सीखने का मन यानी साइकोलॉजी,
शरीर की रचना यानी एनाटॉमी की भी नॉलेज होनी चाहिए कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों, ये आगे बताएंगे इसमें। शरीर क्रिया विज्ञान, कैसे उसकी फिजियोलॉजी होती है, इन सब का अच्छे से उसको पता होना चाहिए टीचर को, क्योंकि आप भी एक टीचर बनने वाले हो, तो इसलिए ये चीजें आपको पढ़ाई जा रही है कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी दर्शन में आपको इंटरेस्ट है तो सिर्फ दर्शन की नॉलेज आपको रखनी है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो दर्शन की भी नॉलेज रखे, और हो सकता है कि उनका एनाटॉमी में परफेक्शन ना हो, बट जो जनरल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट आ जाता है इसमें, फर्स्ट है यौगिक सिद्धांत। ये हेडिंग बनेगी, ठीक है। और मैं मंडे को नोट्स चेक करने वाली हूँ किसने कितना बनाया है, कितना लिखा है। ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस में ऐड होंगी, जो भी क्लास के नंबर होने चाहिए, जो डिसिप्लिन होता है, क्लास में आना होता है, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो आप क्या लिख रहे हैं, ये आपका जो अगर क्वेश्चन आएगा सोर्सेस, तो उसमें आप ये हेडिंग बनाएंगे। ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा, देन हेडिंग बना के लिखना है, फिर उसके अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट है यौगिक सिद्धांत। यौगिक अभ्यास व्यायाम नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यौगिक जो अभ्यास होता है, जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, वो व्यायाम नहीं होता। जिस अर्थ में व्यायाम शब्द लिया जाता है, साधारणतः व्यायाम का अर्थ है प्रबल शारीरिक हलचलें या क्रियाएं। मतलब व्यायाम से हम एक्सरसाइज, अगर हम जिम की बात करें तो उसमें जो जाते हैं बोलते हैं हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो वहां पे स्ट्रेचिंग करके आते हैं, मसल्स को स्ट्रेच करके आते हैं, और मतलब वहां पे कॉन्टिन्यूस चलता है वो ना, डायनेमिक चीजें चलती जाती हैं चलती जाती हैं। बट योग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यौगिक अभ्यासों में शारीरिक गतियां, हलचलें नहीं होती, इसलिए अभ्यासों में प्रबल हलचलें टालनी चाहिए। अभी आजकल क्या हो रहा है कि लोग टोनिंग के लिए करते हैं, फैट कम करने के लिए करते हैं, तो हम डायनेमिक मूवमेंट्स रखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। बट अगर हम हठ प्रदीपिका में भी देखें तो वहां पे बोला स्थिरता, कि जिस प्रैक्टिस में, जिस भी आसन में जब आप स्थिर हो जाते हैं, आप सुखपूर्वक उसमें बैठ सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आसन। तो जिस चीज में आपकी हलचलें ना हो, आप स्टेबिलिटी के साथ बैठे, वो योग है। तो जो अगर आप डायनामिक मूवमेंट कर रहे हैं, ज्यादा हलचल कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट योग, दैट इज एक्सरसाइज। तो ये चीज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि योग और व्यायाम में क्या डिफरेंस है। यौगिक अभ्यासों की प्रकृति विविधता युक्त है, इसमें विविध युक्तियां मैकेनिज्म प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम हाँ उसमें मैकेनिज्म होता है कि कुंचल कर रहे हैं, ठीक है, कुंचल की क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रिया है, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है स्टमक को, कैसे वो पित्त बाहर आता है उससे, कि जब हम कुंजल करते हैं उस पानी को, प्लेन पानी को बाहर निकालते हैं, जो आसपास का म्यूकस जमा होता है, वो धीरे धीरे उसके बाद रिलीज होता है। तो मैकेनिज्म उसका पता होना चाहिए, जिनके माध्यम से किन्हीं विशिष्ट यौगिक अभ्यासों के प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। जब मैकेनिज्म होगा, हमें पता होगा कि कौन सा हमें किसको इंडाइजेशन है तो क्या कराना है, तो तभी उसके इफेक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, क्रियाएं और ध्यान में एक ही मार्ग द्वारा अभ्यासों के परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने आसन करा दिए तो आप सोचे कि सारे बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। तो आपको प्राणायाम लास्ट में उनको शांत करने के लिए प्राणायाम भी कराना पड़ेगा, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए उनको ध्यान भी कराना पड़ेगा, उनके शरीर को शुद्ध करने के लिए क्रियाएं भी करानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है आसन यौगिक अभ्यासों में सबसे महत्वपूर्ण और सुपरिचित स्थिर खिंचावयुक्त क्रियाएं हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो आसन है, आसन को लोग मेनली आसन को ही जानते हैं कि जो शरीर को खींचना, मसल्स में खिंचाव आना और ऐसी क्रियाएं करना, ये सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण और सुपरिचित है, मतलब सब इन्हीं को जानते हैं। प्रावस्था तंत्र की अपेक्षा तान तंत्र को प्रभावित करने हेतु इन्हें मंद गति से, बिना झटके से करना चाहिए। यानी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उस पे कभी इफेक्ट आएगा जब हम उसको मंद गति से और बिना झटके से करेंगे, मतलब बार बार उसमें जर्क नहीं आना चाहिए, एक स्मूथ वे में करना है उसको, ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है। ये सारा योगिक सिद्धांत के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी। किसी आसन की स्थिति को कम से कम श्रम से कुछ समय बनाए रखना चाहिए। कोई भी आसन है तो उसको क्या है, बिना ज्यादा फोर्स लगाए, बिना ज्यादा मेहनत किए क्या करना है आपको, मतलब फोर्स नहीं लगाना है। योग होता है एक मतलब शिथिल पूर्वक चीजों को करना। तो वहां पे आप कुछ समय के लिए उसमें बने हुए हैं उस आसन में, तो वो पता होना चाहिए। श्रम रहित प्रयास और अधिक से अधिक स्थिरता पूर्वक आसन की अंतिम स्थिति में रहना, ये आसन प्रविधि की विशेषताएं हैं। ये मैंने बता दिया आपको अभी। नेक्स्ट है प्राणायाम अभ्यास
श्वसन अभ्यासों से हेतु और प्रविधि में कुछ भिन्न है। यानी हम प्राणायाम की देखते हैं या श्वसन अभ्यास देखते हैं उनसे, और जो प्रविधि, जो अभी आसन की प्रविधि हम पढ़ रहे थे जिनमें डायनामिक मूवमेंट हो रहा था या फिर शरीर में खिंचाव हो रहा था मसल्स में, तो ये उससे डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर है। फिर ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाने वाले हैं जो प्राणायाम होते हैं, फिर ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है, ऑक्सीजन को लेने की जो वो होती है टाइडल वॉल्यूम, उसको बढ़ा देते हैं। शारीरिक शिक्षा के साहित्य में कम महत्व के माने जाते हैं। अगर हम शरीर की बात करें, टोनिंग की बात करें, तो उसमें इनका कम महत्व माना जाता है। तो डिफरेंस ये पता होना चाहिए, ठीक है। हेलो ये मैम। क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। मैम ये आसन प्रविधि लिखा है, तो ये प्रविधि और विधि में क्या अंतर है? आसन प्रविधि की विशेषता है, अंतर तो इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो विधि हमें जो टीचर वो करता है, क्या बोलते हैं, जो सिखाता है, उसको जो आसन की जो चीजें विशेषताएं हैं वो पता होनी चाहिए। विधियां होती हैं जो मेथड्स होती हैं, तो प्रविधि है यहाँ पे कि जो उसके नुकसान फायदे दोनों हैं, वो दोनों उनको पता होने चाहिए, कि डिफरेंस पता होना चाहिए कि अच्छा वो जी जो जी आसन जी कर रहे हैं तो उनमें जी। क्या शिथिल पूर्वक उनको कंटिन्यू रखना है, उसमें कम से कम श्रम लगना है। विधिया होती है जो मेथड्स यूज करे जाते हैं, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, हाँ, तो है ना। मतलब विधि का मतलब खाली मेथड आ जाएगा, और हाँ, प्रविधि मेथड का जो मतलब उसके लाभ हानि सारे आ जाएंगे। सारा उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, कि अच्छा सारा अच्छा, उसको हाँ करने जी। का जो तरीका है, उसके बेनिफिट्स और उसके जो नेगेटिविटी है, जो उसके प्रिकॉशंस लेने हैं, जो उसके कॉन्ट्राडिक्शन है, वो उनको उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से ओके उनको जी, ठीक। अप्लाई करवाना है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट है इसमें ये वाला आपको क्लियर हो गया कि प्राणायाम का और जो शारीरिक आसन प्रविधि में डिफरेंस बताया कि वो उसका कंजप्शन बढ़ाती है। तो ये इन्होंने डिफरेंस ये भी पता होना चाहिए कि अगर शरीर पे काम करना है तो क्या करना है, और अगर हमें रेस्पिरेटरी पे काम करना है तो क्या करना है। सभी यौगिक अभ्यासों को अपनी क्षमता अनुसार, ना कि दूसरों की स्पर्धा करने के लिए किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा है कि आप चार लोग अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है कि एक की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि उनकी तरह ही आपको आसन लगाने हैं। सबकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, हमें यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं करना, स्पर्धा नहीं रखनी है। अपनी बॉडी को देखते हुए अपनी क्षमता अनुसार क्रियाएं करनी है। अगर सामने वाला 20 सेकंड रोक रहा है तो जरूरी नहीं आप भी 20 रोकें होल्डिंग, आप 10 रोक सकते हैं जितना आपको अच्छे से कर पाए। यौगिक अभ्यासों से अनावश्यक थकान नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में उसको ऐसा ना हो कि आप करने के बाद आपको थकान लगे। अगर आपने वैसा किया है तो वो प्रॉपर आपने नहीं किया है। यदि यह उत्पन्न होती है तो उसे शवासन के शिथिलीकरण अभ्यास द्वारा दूर करना चाहिए। देखिए, देखिए क्या होता है कि जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप आसनों की प्रैक्टिस करते जा रहे हो कंटिन्यू, और आपने बाद में जब आप क्लास का एंड कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, आप प्राणायाम नहीं करते, ध्यान नहीं करते कुछ देर, तो आपकी बॉडी में पेन रहेगा। बट वहीं पे आप डिफरेंस देखिए, जब आप उसको प्राणायाम नाड़ी शोधन करने के बाद, ध्यान करने के बाद उसको छोड़ते हैं और तब आप फ्रेश फील करते हैं, इवन इतना मसल्स में स्ट्रेच नहीं होता। क्योंकि जब आप आसन करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऊपर भी, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है मसल्स में। तो जब आप प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे तो मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, और प्राणायाम से वहां पर प्रॉपर एनर्जी का फ्लो होने लगता है, जहाँ टीयर एंड बियर होता है जब आप आसनास कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसके बाद हमें शीतलीकरण यानी रिलैक्सेशन, शवासन, प्राणायाम करना जरूर चाहिए। तभी आप फ्रेश फील करेंगे, बाद में नहीं तो पेन रहेगा, बॉडी में थकान रहेगी। सभी यौगिक अभ्यासों से मन शांति मिलनी चाहिए, मन को शांति मिलनी चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। यौगिक अभ्यासचर्या मनोकायिक शीतलीकरण से प्रारंभ करें, मतलब प्रेयर से प्रारंभ करें। मन को पहले शांत करें, जैसे हम कोई भी अभ्यास करते हैं या कोई भी क्लास करते हैं योग में, तो हमेशा ओम चैंटिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मन आपका क्या है, आपकी इंद्रियां, आपका मन सब एक साथ काम करे। जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप जब प्रेयर से स्टार्ट करेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं, जो अभी बहुत ज्यादा चल रहे थे, कुछ 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 आप सोच रहे थे, तो वो सारी चीजें आपकी क्या, थोड़ा थोड़ा हटे, और आपका कंसंट्रेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस आपकी स्टडी की तरफ आए। तो आपका मन क्या है, पहले मन से शुरू करते हैं, प्रार्थना के समान ध्यान केंद्रित करते हुए या किसी प्रार्थना को सस्वर कहते हुए संपन्न होनी चाहिए। अभी ये हमारा था योगिक सिद्धांत, अभी हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं कि साइकोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताएंगे यस कोई यस यस भी? मैम। मैम।
Yes, ओके, ma'am. ठीक है। बहुत इसको ना आप एकदम जर्नल वे में पढ़िए। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट तो आपको बहुत टफ लगेगा। बट अगर आप इसको खुद से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। इससे इजी तो शायद कोई सब्जेक्ट ना लगे आपको, क्योंकि इसमें आप अपने आप चीजों को लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे उसके बाद आपको बिना पढ़े भी आप बस हेडिंग्स पढ़ेंगे तब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक। सीखने में रुचि का होना सबसे अधिक प्रेरणास्पद होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपके उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे जरूरी क्या है, रुचि का होना, उसमें ना आपका इंटरेस्ट होना। अध्यापक को इस ढंग से पढ़ाना चाहिए कि जिससे छात्रों में रुचि और सीखने के प्रति प्रोत्साहन बना रहे। कि कोई भी जब आप अध्यापक बनते हैं या मैं हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना चाहिए ना, ना कि उनपे सिर्फ अप्लाई करना है कि आपका ये सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना है, नहीं। आपकी लाइफ में अप्लाई होती हैं सारी चीजें, तो आप अपनी लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ें। उसमें इंटरेस्ट अध्यापक को होना चाहिए कि वो उसमें इंटरेस्ट जगाए बच्चों का कि उन्हें क्यों पढ़ना है, क्यों वो सब्जेक्ट उनके लिए जरूरी है। तो इसलिए अब जब उनको उनके बेनिफिट्स पता होंगे, क्योंकि हम कोई भी काम तभी करते हैं, आसन हमें पता चला कि किसी को हमने बताया इस आसन से ना फैट कम होता है, तो उनको लाभ पता चल गया, अब वो बोलेंगे बस हमें ये आसन करा दो। तो जब सामने वाले को उसकी खूबियां पता होती है, उसकी बेनिफिट्स पता होते हैं, तो इसलिए एक टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स में पहले उनके बेनिफिट्स बताएं कि क्यों वो जरूरी है। क्योंकि आप जब जैसे टीचिंग मेथड्स भी पढ़ रहे हो, तो आप ये अपनी क्लास में अगर अप्लाई करोगे ना चीजें, तो आपको बहुत, आपकी क्लास बहुत इफेक्टिव जाएगी। अगर आप करा रहे हो, आपका कोई प्री प्लान नहीं है, आपका कोई लेसन प्लान नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कब करानी है, तो वो आपका इतना इफेक्टिव होगा नहीं। अगर आप प्रॉपर वे में चीजों को कराते हैं, तो आप बिना बोले आप सामने वाले को जब क्लास देंगे तो खुद आपको, उनको पता चलेगा कि हाँ आप में कुछ अलग बात है, कि आपकी क्लास कुछ औरों से अलग है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक वे में होगी। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अपनी क्लास में भी अप्लाई करनी है। सीखने के लिए क्रिया आवश्यक है। किसी चीज को सीखने के लिए क्या होता है, करना आवश्यक होता है चीजों को। सीखना एक अनुभवों को प्रक्रिया है। सीखना क्या होता है, ये मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाया था जब मैंने लर्निंग बताई थी। तो उसमें अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी प्रक्रिया शामिल होती है। जब तक छात्र क्रिया के अनुभवों से लिप्त नहीं होता, वह सीख नहीं पा सकता। अभी क्या है कि आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, फिर आपने खुद भी पढ़ा, तो आपके एक्सपीरियंस बने, आपके अनुभव बने। उस आधार पर आप जब आप पेपर देंगे तो मुझे पता चलेगा आपने कितना सीखा। तो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिर। अतः गति युक्त या कौशल युक्त क्रिया सिखाने के लिए विशेष रूप से अभ्यास आवश्यक है। गति युक्त होता है यानी जो मूवमेंट वाली होती है, कौशल होता है यानी अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना। ऐसी क्रियाएं सिखाने के लिए विशेष रूप से अभ्यास, अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी चीजों को करना पड़ता है, क्रिया की आवश्यकता होती है। केवल अभ्यास मात्र नहीं, अपितु दोष रहित अभ्यास आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केवल अभ्यास करते जाना है। अगर क्लास की हम बात करें, तो क्लास जो करानी है उसमें दोष रहित करानी है। ऐसा ना हो कि किसी को इंजरी हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे हम योग की क्लास की बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट, हम योग के स्टूडेंट है तो योग से रिलेट करते हैं सारी चीजें। तो ऐसा ना हो कि जो क्लास में किसी को इंजरी हो जाए, तो दोष रहित अभ्यास कराना है कि किसी को इंजरी भी ना हो, और आप एडवांस आसन भी कराएं तो वो भी अच्छे से हो जाए। जटिल गत्यात्मक कौशलों के लिए निर्देश अभ्यास की पुनरावृत्ति आवश्यक है। जटिल यानी अगर आप एडवांस आसन, एडवांस मूवमेंट वाले आसन करते हो, कि आपको अभी चक्रासन लगाना है, फिर आपको वापस से धनुरासन लगाना है, आपको पूर्ण भुजंगासन लगाना है, तो ये हार्ड एडवांस आसन माने जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको निर्देश की पुनरावृत्ति, यानी जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको बार बार बताना होगा उनको। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टार्टिंग में बता दिया और क्लास चल रही फिर आप उनको बता ही नहीं रहे हैं बाद में, तो उनको बताते रहना है बार बार। सभी प्रकार के सीखने का आधार तंत्रिका में न्यूरल है। अतः जब तक उचित तंत्रिका पेशियां समन्वय प्रस्थापित नहीं होती, तब तक गत्यात्मक कौशलों का आगे विकास नहीं हो सकता। यहाँ पे बात की है हमें नर्वस सिस्टम की बात की है। जब तक हमारे नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट नहीं जाता, अभी बोला था ना कि जो तान तंत्र पे, यानी हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट जाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो थोड़ा कम गति के साथ करानी चाहिए, उनको होल्डिंग के साथ कराना चाहिए। तो जब तक क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपकी जो मोटर नर्व्स है जो रिस्पॉन्स करती हैं, तो उनका विकास नहीं होगा। तो हमें इस तरीके से अभ्यास करना है कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन उससे अफेक्ट हो, यानी पॉजिटिव वे में उसका विकास हो। सीखना प्रभावी होने के लिए सीखी जाने वाली सामग्री सीखने वाले के अनुभव क्षेत्र और क्षमता की विस्तार सीमा में होनी चाहिए।
अभी क्या होता है कि अब आप एमए के स्टूडेंट हैं, अभी आपने ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ही आपको सारा बता देती कि ये क्लास मैनेजमेंट होता है, ये लर्निंग होती है, ये टीचिंग मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको, जो मेरी लास्ट क्लास होगी तो मैं उस दिन सारा बताऊं तो चलेगा आप लोगों को, बट मैं फर्स्ट क्लास में ही सारा करा दूं तो वो तो बहुत मतलब इफेक्टिव होगा ही नहीं। तो इसलिए सामने वाले को देख लेना चाहिए कि उनको कितना आता है, क्या उनके अनुभव हैं, तो उनकी सीमा में रहकर हमें कराना है। आपको पता है कि सामने वाला बिगनर है, तो बिगनर के हिसाब से आप चीजें कराएंगे, ना कि आप एक जो प्रैक्टिशनर है उसके अकॉर्डिंग चीजें सिखाएंगे। तो ये चीजें एक टीचर को पता होनी चाहिए। सीखना अत्यंत व्यक्तित्व होता है, इसका परिणाम प्रगामी आचरण परिवर्तन में होता है। सीखना मतलब जैसे कि पहले ही बताया था कि इंडिविजुअल अपने तरीके से उसको प्रैक्टिस करें, ऐसा ना हो कि किसी से स्पर्धा करें। जब वो सीखते हैं तो उसका परिणाम कहाँ दिखता है, उसके आचरण में परिवर्तन में आता है। यानी जब आप सीख जाएंगे, अभी सोचो आप 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी एक आसन की, अभी धीरे धीरे आप करते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन 2 महीने बाद देखेंगे कि उसमें परफेक्शन होगा, वो आपके आचरण में दिख जाएगा। जब आप उसको फ्लो में लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये आपने सीखा है, आप इसकी प्रैक्टिस पहले से कर रहे थे, तो वो उसके आचरण में परिवर्तित हो जाता है। सीखने की योग्यता छात्र की जन्मजात क्षमता और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ जो हमारा इंटेलिजेंस होता है बचपन से भी हर बच्चे का अलग अलग होता है, कि एक तो होता है कि इंटेलिजेंट है लेकिन माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो योग से हम स्थिर करेंगे उसको। या योग से भी होता है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को, यानी जो आपका ब्रेन है उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ जो आपकी क्षमताएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं, ठीक है, पहले से आपके कुछ संस्कार बन के आए होते हैं जो पे आपके अंदर होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते उन चीजों में। पूर्व के कुछ अनुभव पर भी निर्भर करती है। आप पहले से कोई कोर्स करके रखो अगर आपने योग का, और आप किसी दूसरी क्लास में आए हैं जहाँ पे और सारे तो बिगनर है लेकिन आप पहले कुछ सीख कर आए हैं, तो आपके अनुभव अलग होंगे क्योंकि आप पहले से सीख कर आ रहे हैं। सभी व्यक्ति एक गति से नहीं सीखते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा क्लास में। आप जब आप टीचर हो तो आप एक फर्स्ट आने वाले बच्चे से और एक जो नहीं आता है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम कई बार, आप अपने घर में भी या अपने ब्रदर सिस्टर में या अपनी फैमिली में भी, आप किसी से कंपेयर ना करें किसी को, क्योंकि सबकी जो सीखने की क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं। हो सकता है कि वो थोड़ा लेट सीखे, बट हो सकता है वो किसी और फील्ड में ज्यादा अच्छा करें, तो ऐसा हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी को। कोशिश कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश ना करें। एक होता है कि आपकी क्षमताएं तो हैं, आप करना नहीं चाहते, वो चीज अलग है। बट एक नॉर्मल वे में किसी को आपस में कंपेयर नहीं करना किसी भी चीज को लेकर। सबका अपना अपना तरीका है और सबकी अपनी क्षमताएं हैं। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आता वो अच्छा नहीं है, उसके अलग अपने क्षेत्र हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. ओके। नंबर 5 है, यदि सीखने वाले को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व उसके कार्यक्रम के स्वरूप का बौद्धिक आकलन हो गया हो तो गतिज कौशलों को सिखाने में शीघ्रता आएगी। यानी जो डायनेमिक मूवमेंट होते हैं, जो प्रारंभ किया है सीखने वाले को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, जो हमने अभी क्लास स्टार्ट करनी है उससे पहले ही क्या करना है कि जो सामने वाला सीखने वाला है उसके बौद्धिक आकलन, उसका इंटेलिजेंस क्या है, उसका अगर हम आकलन कर लें, फाइनलाइज कर लें उसको, तो हमें सिखाने में आगे और ज्यादा आसानी हो जाएगी, तो हम और शीघ्रता से उसको सिखा सकते हैं। हमें जैसे उसका हमें समझ पता चलेगा उसका बौद्धिक क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग। किसी क्रिया के नियमित अभ्यास से उत्पन्न सुख और संतोष प्रभावी सीखने में योगदान देते हैं। कोई भी क्रिया है उससे जो सुख उत्पन्न होता है या जो संतोष मिलता है, उसको क्या होता है, अगर आपको आप क्लास दे रहे हैं किसी को, उससे उनको सुख प्राप्त हो रहा है, उनको संतोष सेटिस्फेक्शन है, हाँ जो वो सीख रहे हैं वो ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनको और इफेक्टिव होगा वो सीखने में, उनको और योगदान देंगी वो चीजें। तो उनको इफेक्टिवली सिखाना है कि उनको वो बेनिफिट लगे, उनको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो कि आप सीख रहे हैं तो हाँ आप ठीक है आपके लिए। गतिज कौशलों को सिखाने में अभ्यास, जो गतिज होता है ना मूवमेंट, डायनामिक मूवमेंट होते हैं, सिखाने में अभ्यास अवधियों के बीच विश्राम देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखिए ऐसा होता है कि योग में हम बार बार बोलते हैं ना कि 1 घंटे की क्लास है, लेकिन उसमें बार बार बीच में रिलैक्स कराना चाहिए। जैसे कोई भी आप एडवांस आसन करा रहे हैं, सूर्य नमस्कार कराया आपने 15-20 मिनट, तो आपको रिलैक्स देना है वहां पे। अगर आप बीच बीच में रिलैक्स देते जाएंगे, यानी उनकी मसल्स में थकावट ना है, ठीक है, उनके ब्रेन को रिलैक्स मिले बीच में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो विश्राम देने से अच्छे परिणाम, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको भगाते जाना, नहीं आपको रेस्ट नहीं लेना, आपको बीच में उनको डीप ब्रीदिंग करा दे रहे हैं, अगर हम ज्यादा रेस्ट भी नहीं दे रहे
तो बीच में कुछ कुछ सेकंड के लिए उनको डीप ब्रीथ कराना है रोक कर, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कराते जाओ। इनसे पेशीगत थकान रोकी जाती है, यानी मसल्स में जो थकान होती है, जो मसल्स में कंडीशन हो जाता है, तो वो उसमें रिलैक्स मिल जाता है और पेशीय कार्य क्षमता नहीं घटती। फिर क्या होगा ना, अगर कंटिन्यू करते रहेंगे ना वो, आप देखना अगर आप किसी को रिलैक्स करके कराते हो बीच में, तो वापस से जब वो दूसरा आसन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बट अगर आप कंटिन्यूटी में कराते जाओगे तो उनकी मसल्स थकने लगती हैं, फिर वो जो उनका सीखने की क्षमता है वो कम होने लगेगी अपने आप, क्योंकि शरीर उनका थकने लगेगा। तो इसलिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखें अपनी क्लास में ये चीजें अप्लाई करनी है। समझ आ रहा है आपको Yes, ये चीजें ma'am. आपको कैसे अप्लाई करनी है? क्योंकि ये आपको अपनी क्लास, जो आप क्लास देते हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप कराते हो, आप उनको रेस्ट नहीं देते हो अगर, तो आप जानो इस चीज को, बताओ उनको अगर रेस्ट भी देते हो कि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो आपकी मसल्स थकेंगी, जिससे क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता, यानी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उतना अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। तो उनको, आप जितना पढ़ोगे ना, आप सामने वाले को जब आप कोई चीज करने के लिए रोकते हो और वो उनकी समझ के अगेंस्ट है, जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे तो वो समझेंगे। बट उसके लिए आपको खुद भी पता होना चाहिए। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो वो इफेक्टिव जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उनका रीजन नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप पढ़िए अच्छे से चीजों को। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका मनोवैज्ञानिक और यौगिक सिद्धांत हुआ है अभी। शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, ये थर्ड हमारा है। आयु और लिंग ऐसे दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो गतिज क्रियाओं के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक स्थिरता निर्धारित करते हैं। यानी आपको एज देखनी है और ये भी देखना है कि उनका जेंडर क्या है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है अपनी क्लास को लेते हुए। क्यों रखनी है, आगे देखेंगे। पुरुष और स्त्री में शरीर संरचना की दृष्टि से भेद होता है। भेदों में महत्वपूर्ण भेद रचना, मतलब जो एक ह्यूमन जो बॉडी है, बॉय और गर्ल की दोनों में डिफरेंस आप जानते हैं कि बॉय का जो शरीर की जो बनावट होती है वो स्त्रियों से ज्यादा उनका शरीर मतलब सुदृढ़ स्ट्रोंग होता है। जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज के कंपैरिजन में उतना, उनका जो शरीर है उतना मजबूत नहीं होता। आप एग्री करते हैं इस चीज से? Yes, ma'am. हाँ, तो ये चीजें क्या है, ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक ही तरीके से कराते हैं। हो सकता है कि कई आसन, जैसे मयूर आसन बोला जाता है कि गर्ल्स को नहीं करवाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, अगर वो जो एल्बोज होती हैं वो आप ज्यादा टाइटली अगर प्रेस करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस से कनेक्ट होती है, तो वो प्रेस होती है उसमें, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है बहुत ज्यादा। तो आगे जब जैसे होता है प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम करती है ना, तो इसलिए चीजें पता होनी चाहिए आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए चीजों की, कि किसको क्या कराना है क्या नहीं कराना, और करना है तो कितनी सावधानी से क्या चीज करनी है, जिसका विचार किया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुषों की तुलना में रचना की दृष्टि से, मतलब अगर स्त्रियों को देखें तो रचना की दृष्टि से, मानसिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं समझना कि हाँ गर्ल्स कमजोर होती हैं, सिर्फ यहाँ पे हम शरीर की बनावट को देख रहे हैं। तो रचना की दृष्टि से दुर्बल माना जाता है, वो नॉर्मल है, वो फैक्ट है, उसको अलग वे में नहीं लेना है। सिर्फ हम मानसिक रूप से तो लड़कियां भी उतनी ही स्ट्रांग है। हड्डियां ऊतक और टखने उतने बलवान नहीं होते हैं, ठीक है, जो मैंस की जो बोन्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो टखने होते हैं, हमारी एंकल्स होते हैं, उतने बलवान नहीं होते कंपैरिजन टू मेन। और स्त्रियों में अधिक वसा ऊतक होते हैं, जो लेडी होती है या जो गर्ल्स होती हैं उनमें फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं। शरीर में जो एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं, जिससे फैट होता है, ठीक है, एडिपोज आपने पढ़े होंगे टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज, अगर क्वेश्चन ना ऐसे उसमें आता है नेट जेआरएफ में, तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि किसमें वसा ऊतक ज्यादा होते हैं, तो दे देंगे बच्चों में, मेल में, फीमेल में, किसमें, तो बुक का भी नाम देंगे कि अध्यापन विधियों के अकॉर्डिंग, तो आपको लगाना होगा कि स्त्रियों में। पुरुष के शरीर में पेशियों का भार पूरे संपूर्ण शरीर का भार, ये आपका आ जाता है 41.8, जबकि स्त्रियों में होता है 35.8। तो ये देखिए यहाँ पे जो भार भी देखते हैं हम पेशियों का, यानी मसल्स का, तो उसमें भी डिफरेंस है, जो मैन का है वो ज्यादा है, गर्ल्स का है वो कम है। यहाँ पे ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बनते हैं कि जो अध्यापन विधियों की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पुरुष की मसल्स का भार कितना होता है, तो एग्जैक्ट आपको ये याद होना होगा, और ये आपके एक नंबर में भी आ सकता है। आपके पेपर में जो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पेशियों का भार बोला है, ये ध्यान रखना, मसल्स का भार, दोनों का अलग अलग बताया है। इस कारण से पुरुषों को अधिक पेशीय बल प्राप्त होता है। इस कारण से जो पुरुष होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें ज्यादा बल होता है। पेशीय बल पेशीय ऊतक विद्यमान वसा के अनुपात में होता है। अधिक वसा होना पेशीय कार्यक्षमता को कम करता है, अतः वसा का घटना पेशीय बल को बढ़ाता है। मतलब कि देखा होगा जब मोटे लोगों में ना वसा बढ़ जाती है यानी फैट बढ़ जाता है, तो उनकी जो मसल्स का कार्य क्षमता है ना वो कम हो जाती है, वो उतने एक्टिव नहीं होते। फिर उनको कराओगे भी आप, मतलब बहुत डिफरेंट बहुत सारी चीजें होते हैं मोटापे के। अगर हम बात करते हैं सिर्फ फैट एडिपोज टिश्यू एक्टिव होने की, तो उसमें क्या होता है कि फिर उनकी मसल्स की कार्य क्षमता घट जाती है। और अगर फैट कम होगा तो पेशीय बल बढ़ जाएगा, यानी मसल्स का जो बल है वो बढ़ने लगेगा, फिर उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी मसल्स की। यांत्रिक दृष्टि से औद्रिक वृत्ति वॉल स्त्रियों में दुर्बल होती है, ये मैं आपको पहले ही बता रही थी। स्त्रियों में औद्रिक अंग दृढ़ता से नहीं स्थित होते, अंदर के जो अंग होते हैं ना, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, वो उतनी दृढ़ता से स्थित नहीं होते, और प्रसव गर्भपात या अन्य प्रजनन समस्याओं के कारण औद्रिक तान यानी टोनिंग में कई बार नष्ट हो गया होता है। तो गर्ल्स की यहाँ पे कंपैरिजन किया गया मैन से कि कई बार क्या होता है कि जो डिलीवरी के दौरान या अबॉर्शन होता है या कोई भी रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स होती है उनके कारण ना बॉडी की टोनिंग नहीं रहती उतनी अच्छी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है चीजें। तो ये चीजें एक हमें पता होनी चाहिए शारीरिक रचना के आधार पर, तो तभी हमें उनको, अभी किसी को प्रॉब्लम है पहले से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, अब आप उनको कुछ भी कराए जा रहे हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेस्टर्न्स के विभिन्न खंडों के अनुपातों में भी विशेष कटी प्रदेशीय खंड में अंतर होता है। अगर हम कमर की बात करें तो उसमें भी अंतर माना जाता है, जिसका प्रभाव शारीरिक गतिशीलता पर पड़ता है। स्त्री में अपेक्षाकृत जो कटी प्रदेश है, स्त्रियों की बात हो रही है, और वक्ष प्रदेश का छोटा होना। देखा होगा आपने, जो मैन का होता है, जो चेस्ट रीजन होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है, तो शारीरिक बनावट के आधार पर देख रहे हैं। कई बार निचली पीठ की पेशियों का छोटा बनाने का प्रभाव होने में होता है, जिसमें लॉर्डोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार देखा होगा ना आपने कि जो गर्ल्स होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखा होगा कि उनकी जो कमर है वो आगे की तरफ ज्यादा चली जाती है और हिप रीजन थोड़ा ज्यादा पीछे की तरफ। तो वो छोटा होने की वजह से होता है, जो हमारा निचली पीठ की जो मसल्स होती है वो कम चौड़ी होती है, उसकी वजह से ये लोडोसिस की समस्या आ जाती है। झुकाव, जो झुकाव होता है ना वो आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाता है, एक बीच में ना एक कर्व बन जाता है बैक और हिप के पास में। पुरुषों में कटी कोण जो लंबो सैक्रल एंगल होता है वो 133 होता है, और स्त्रियों में कितना होता है, 138 होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पेशीतान। टोन का व्यक्ति की शरीर स्थिति और शरीर की क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पेशीतान एक प्रकार से पेशी तंतु का सतत संकोच है। जो पेशीतान होता है यानी जो मसल्स में टोनिंग होती है, वो जो मसल्स के तंतु होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका संकोच करने से होता है वो, यानी संकोच मतलब कॉन्ट्रेक्शन से। सुधारित पेशीतान को बनाने के अभ्यास का तात्पर्य अनुचित पेशीतान का स्थिरीकरण और ढीली पड़ी मांसपेशियों के तनाव में वृद्धि है। मतलब जैसे आपने पेशियों में सुधार कैसे होगा, मतलब वो पेशी बिल्कुल क्या पड़ी हुई, मसल्स है बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई है, ढीली पड़ी हुई है, तो उनकी वृद्धि के लिए ना आप डायनेमिक मूवमेंट कराएंगे तो वो अच्छी होगी, उनमें स्ट्रेचिंग आएगी। स्ट्रेचिंग आएगी तो क्या होगा, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। तो वो जो मसल्स ढीली पड़ी हुई हैं और लेग्स पड़ी हुई हैं, तो उनमें पहले से ज्यादा वो टोन होंगी। जैसे हम एब्डोमेन की बात करें, तो जब हम कोर की कराते हैं, जो क्रियाएं कराते हैं स्टमक वाली, तो उसमें क्या होता है, जो मसल्स हमारी एब्डोमेन मसल्स बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा वो होती हैं, मतलब ढीली होती हैं, तो जब हम उनकी टोनिंग के लिए कराते हैं तो अच्छे से लेग रेज करो, अप डाउन, उत्तान पाद आसन। तो क्यों कराते हैं डायनेमिक, क्योंकि वहां पे फ्लो बढ़ता है तो उनमें टोनिंग होने लगती है। उचित तान को पुनः प्राप्त करने के साथ, अच्छा ये लाइन रह गई, संपूर्ण शरीर के प्रति बढ़ी हुई जागृति से प्राप्त होता है। उचित तान को पुनः प्राप्त करने के साथ व्यक्ति के अनुचित तनाव का ज्ञान हो जाता है और वह अधिकाधिक शिथिल करना सीखता है। सुधारित पेशी तान में सुधार आने से संबंध, संतुलन, परिसंचरण और नाड़ी, जब पेशियों में सुधार आता है, सुधार आने से परिसंचरण और नाड़ी ग्रंथि, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी सुधार आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रियाओं में भी सुधार आता है।
परिसंचरण यानी जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी होता है और जो न्यूरॉन जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं उनमें भी सुधार आने लगता है। पेशियों के स्थिर संकोच से पेशी तान के उचित विकास में सहायता मिलती है। जब पेशी में हम स्थिर करेंगे उनको ना, स्टेबिलिटी आएगी, फिर हम होल्डिंग करेंगे, तो जो पेशी तान होता है, जो टोनिंग होती है, उनकी जो विकास होता है, डेवलप होता है, वो उनमें सहायता मिलती है। जैसे हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार की, तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज माना जाता है, उससे भी बॉडी की टोनिंग होती है, पूरी मसल्स से स्ट्रेच आता है उसमें शरीर की। और नेक्स्ट है ये हम्म, औदरिक पेशियां उदरस्थ आशयों को अपने स्थानों में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। औदरिक पेशियों का तान उदरस्थ आशयों के समक्ष कार्य में योगदान देता है। जो अंदर की मसल्स होती हैं, जो स्टमक की मसल्स होती हैं, या फिर आप बॉडी के जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी मसल्स हैं, तो उनका जो वहाँ पे ऑर्गन्स है उनको उस स्थान पे बनाए रखने के लिए, ठीक है, मसल्स प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन्स को, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और वो जो कार्य होता है उनका, तो उसमें क्या करती हैं, वो योगदान देती हैं। दीर्घकाल तक निष्क्रिय से जो विशेष अस्वस्थता के कारण उत्पन्न हुई हो पेशीय कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है। अगर आप क्या करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक हो गया, अब आप ठीक है 2 दिन नहीं कर रहे, 3 दिन नहीं कर रहे, बिजी हैं, अभ्यास तो ठीक है, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया और निष्क्रिय मतलब कोई भी आप क्रिया नहीं कर रहे, कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, कोई भी योग अभ्यास नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, जो मसल्स होती है उनकी कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है और वो अस्वस्थ होने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रमयुक्त शारीरिक क्रियाएं धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक प्रारंभ करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति हो, आपने देखा होगा बहुत बार कुछ लोग आपके पास आते हैं, उनकी जो मसल्स होती है इतनी स्टिफ होती हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहे, उनका मूवमेंट, बस सुबह उठते हैं, ऑफिस गए, बैठ गए, फिर वापस आकर सो गए। तो उससे क्या होता है कि आपको फिर उनके लिए जो आप कराना चाह रहे हो तो वो बहुत सावधानी पूर्वक कराना है और धीरे धीरे उनको ट्रैक पर लेकर आना है। पहले उनकी मसल्स में हमें धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है कि जो पहले से वो नहीं कर रहे थे उनके लिए बात की हुई है। किन्हीं विशिष्ट पेशियों के कार्यरत होने पर उत्पन्न थकान उन्हीं में मर्यादित नहीं रहती, अपितु वे पूरे शरीर में कुछ अंश में फैलती है। अभी क्या हुआ कि जैसे आप लेग्स की आपने किसी को कराई यौगिक अभ्यास, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो काफ मसल्स में है तो वहीं पे रहेगा, हो सकता है कि उनके पूरे पैर में उनको दर्द लगे, तो ऐसा मतलब सिर्फ एक प्रॉपर प्लेस पे वो थकान उनको नहीं होगी, पूरे पैर में हो सकती है। थकान को दूर करने के लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण करना श्रेष्ठ होगा। तो बार बार ये यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर लेग की करा रहे हैं तो आपने लेग रिलैक्स करा दिए, नहीं, आप पूरा उनको रिलैक्सेशन दे, यानी उनका पूरा शरीर रिलैक्स होना चाहिए पूरी तरह। उनको शिथिलीकरण, यानी आप शिथिलीकरण में कुछ भी हो सकता है, आप शवासन करा दें उनको, आप ब्रीदिंग करा दें, आप फिर आप उसके बाद प्राणायाम भी करा सकते हैं, मेडिटेशन भी करा सकते हैं, बस उनको रिलैक्स देना है पूरे शरीर को। उसके बाद तभी उनका जो बॉडी में मसल्स में कंजेशन जो हो जाता है वो कम होगा। अभी नेक्स्ट है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में पेशीय समन्वय और कणों में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाओं को स्वस्थ कार्य, नेत्र त्वचागत संग्राहक, पेशीगत नाड़ियां और संधियों के लपेटे हुए स्नायु सहायक होते हैं। शरीर का संतुलन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशी यानी मसल्स का, कर्ण में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाएं, कानों में जो, कानों का भी होता है शरीर में संतुलन बनाने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस किस की हेल्प से शरीर का संतुलन बना होता है। मसल्स हो गए, कानों में अर्धचंद्राकार नलिकाएं हो गई, और नेत्र हो गए, क्योंकि जब हम बैलेंसिंग आसन करते हैं तो आपसे बार बार बोला चाहते हैं कि आप एक पॉइंट को देखिए, अगर आपकी आई बॉल भी मूव करती है तब भी बैलेंस आपका बिगड़ता है। पेशीगत नाड़ियां, नर्व एंडिंग, ठीक है, जो आपकी पेशियां हैं उनकी क्या होंगी, आप थोड़ा सा भी उनमें मूवमेंट करते हैं या फिर आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेंसरी मोटर होते हैं, सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं। लिगामेंट्स भी होते हैं, क्योंकि जो संधि हमारे जोड़ में लिगामेंट्स होते हैं वो भी बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अभी तो आप नॉर्मली जब थ्योरी में लिखते हैं तो चल जाएगा, बट एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि आप ऐसी कोई 2 चीज लिखिए जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में आवश्यक है, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं 2। किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा व्यय की कसौटी होती है। किसी भी क्रिया को करने के लिए क्या होता है, अगर आप सरलता से कर रहे हैं उसको, तो आपकी कम से कम ऊर्जा खर्च होती है, प्रबल शारीरिक गतिविधियों में अधिक ऊर्जा लगती है।
मतलब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर आप कुछ स्टैंडिंग आसन कर रहे हैं, जैसे आपने किया वृक्ष आसन किया, तो आपको उसमें कम एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन आप जितने भी डायनेमिक मूवमेंट्स करेंगे, फास्ट करेंगे, तो उसमें उतनी ही ऊर्जा आपकी इन्वेस्ट होती है। फिर आपको डाइट भी उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। जबकि स्थिर क्रियाओं में कम ऊर्जा लगती है। जब आप स्टेबल रहते हैं यानी आसन को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसमें कम एनर्जी खर्च होती है। क्लियर है ये? समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. आ रहा है। ओके। प्रबल गतिशील और झटकों से युक्त क्रियाओं को करते समय शरीर गरमाने के अभ्यास के सिद्धांत और व्यवहार का विचार होना चाहिए। स्थिर क्रियाओं में इनका विचार आवश्यक नहीं है। अगर आप डायनेमिक मूवमेंट करा रहे हैं तो आपको क्या करना है? शरीर गरमाने का मतलब क्या होता है कि शुरू में जब आप वार्म अप कराते हैं तो आपको पहले वार्म अप कराना चाहिए। बट अगर आप स्टिल मतलब सारी स्टेबिलिटी वाली करा रहे हैं तो उनमें आपको वार्म अप की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट फिर करा सकते हैं। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे रहता है। ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बनते हैं कि किसमें गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है वो कुछ नीचे की तरफ रहता है, तो क्वेश्चन आंसर होगा महिलाओं में। इस तथ्य का विचार उन अभ्यासों में ध्यान रखा जाए जिनमें स्थिरता और संतुलन रखना होता है। तो जिनमें क्या होता है कि बैलेंसिंग होती है या संतुलन, यानी आपको रोकना है, उसको बैलेंस करना है, तो वहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि स्त्रियों में और पुरुषों में क्या डिफरेंस आपको रखना है। तो ये आपका शारीरिक हो गया। अभी शैक्षणिक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके सोर्सेस। शैक्षणिक सिद्धांत अधिगम, अभी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अधिगम आवश्यक संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है। पांच ज्ञानेंद्रिय सीखने के मार्ग हैं। अतः किसी अभ्यास का पर्याप्त चित्र उभारने के लिए उस अभ्यास को प्रस्तुत करते समय अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहारा सहयोग लेना चाहिए। अगर आप सीखने की बात कर रहे हैं, देखिए अभी आप सुन भी रहे हैं कानों से, और आपके सामने जो ये बुक प्रेजेंट है आप इसको देख भी रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं कि आपकी जो इंद्रियां हैं यानी आंख कान वो दोनों इसमें यूज हो रही हैं। अगर आप साथ में कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं तो आप तो कुछ उसको लिख भी रहे होंगे, तो वहां पे आपका मतलब आप आंखों के द्वारा कानों के द्वारा सुन के उनको लिख रहे हैं। तो कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रिय अगर आपकी इन्वॉल्व होंगी, फाइव सेंसेस, तो आप और ज्यादा उसको सीख पाएंगे। तो अधिगम की हम बात करते हैं सीखने की, तो हमारी सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। अगर मैं सिर्फ आपको बिना बुक प्रेजेंट किए सुनाऊंगी तो आपको कम समझ में आएगा। अगर मैं आपको बुक प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ तो आप उससे ज्यादा सीखेंगे वो भी, क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं चीजों को। तथापि व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण सहायता दृश्य श्रव्य है। अभी यहाँ पे भी बोला ना कि दृश्य यानी देखने वाले और सुनने वाले साधनों से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा सहायता। पेशीय सीखना यानी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव तर्कपरक विचार युक्त होता है। उसमें सीखने के मानसिक और शारीरिक तत्व समाविष्ट होते हैं। विचारों को पेशे कार्य में परिवर्तित करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम देखते हैं और सुनते हैं ना, उससे हमारी ज्यादा तर्क शक्ति, हमारे विचार, हमारा संज्ञान उससे ज्यादा बढ़ता है। तो विचारों में पेशे कार्य में परिवर्तित करता रहना चाहिए। अभी क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हमें बार बार जो मसल्स के कार्य हैं उनको परिवर्तित करते रहना चाहिए। उनको आप पहले दिखाएं करके, फिर उनके फायदे बताएं, नुकसान बताएं, फिर उनको उसको वो करेंगे भी तो उसको ज्यादा वो उससे सीखेंगे। विविध संवेदी सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करने में व्यक्तित्व भेद होते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रस्तुत दृश्य सूचनाओं को शीघ्रता से गठित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एकदम से जैसे उनको कोई चीज दिखाई जाती है तो वो शीघ्रता से उसको सीख लेते हैं। तो किसी किसी व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जबकि अन्य व्यक्ति सूचनाएं संश्लेषित कर परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिससे उनकी अनुक्रिया देर से आती है। अभी मैं आज अभी पढ़ा रही हूँ तो उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं अलग अलग सबसे क्वेश्चन करूंगी तो कोई अभी कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कभी कोई कोई पॉइंट बताएंगे। तो कुछ लोग थोड़ा ज्यादा उनको दिमाग में रह गया होगा, वो सुन रहे हैं। कुछ लोगों को क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे। तो सबका अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कुछ देरी से अनुक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और कुछ तुरंत ही उनको सारी चीजें वो अपने अंदर रख लेते हैं। किसी पेशे या कौशल सिखाने में अभ्यास का दृश्य प्रदर्शन सबसे प्रभावी साधन है। ठीक है, अभी ये पहले भी बताया गया है कि दृश्य दिखाना, अभ्यास का जो दृश्य यानी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। आपको किसी को चक्रासन कराना है या आपको हल आसन कराना है, हल आसन आप उसको करके दिखाएंगे तो एकदम से वो सीख जाएंगे। तो दिखाना ज्यादा इफेक्टिव होता है, फिर भी सीखना शीघ्र हो जाता है। यदि छात्र दत्त कार्य के स्वरूप का अभ्यास करने के पूर्व एक बौद्धिक आकलन कर लेता है और प्रदर्शन
का अवलोकन कर निर्देशों को सुनकर प्रारंभिक संकेतों को एकीकृत करने का समय दिया जाए। दोषों का निरूपण करने से अच्छे परिणाम होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करना है कि जो आपने बताया है उसको वो आकलन करें, उसको वो समझें, और वो अपनी जो उनको समझ में आया, कितना समझ में आया, अगर उसको टाइम दे उनको, तो वो फिर थोड़ी देर में जब वो उसको परफॉर्म करेंगे तो और अच्छे से वो कर पाएंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा और अभी मैं बोलूँ कि एकदम आपको टेस्ट लेने लग जाऊं तो वो नहीं पॉसिबल। अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप उसको रिवीजन करेंगे, आप जो भी नहीं आ रहा होगा वो पूछेंगे, तो उसके परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे। प्रारंभिक अवस्थाओं में पुनः पुनः अभ्यास द्वारा अत्याधिगम ओवर लर्निंग आवश्यक है। शुद्ध और निर्दोष अभ्यास करने पर बल दिया जाना चाहिए। विशिष्ट निर्देशों द्वारा यह हो सकता है। शुद्ध यानी आप जो अभ्यास कर रहे हैं उस पर बार बार क्या करना है, निर्दोष अभ्यास करने के लिए क्या होगा, हमें उस पर बार बार उनको अभ्यास कराना है, पुनः पुनः अभ्यास कराना। जब बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो अभ्यास होगा वो शुद्ध होगा और निर्दोष, उसमें दोष कम होंगे, उनका परफेक्शन ज्यादा रहेगा। निर्देशों को इस प्रकार बांटा जा सकता है कि कार्य करने के निर्देश, कार्य करते समय दिए जाने वाले निर्देश, और कार्य के अंत में सूचना और दोष सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश। मतलब हम जो निर्देश देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उनको भी बांट सकते हैं। पहले कार्य करने के निर्देश, ठीक है, पहले क्या करना है वो बता दिया। कार्य करते समय दिए जाने वाले, अभी हमने बोला कि आपको कोई 5 आसन करने हैं, ये हमने उनको बता दिया। फिर हमने बताया कि उस समय फिर आपको कैसे कैसे करना है, पहले कौन से स्टैंडिंग में करने हैं कि सिटिंग में करने हैं, ये कार्य के दौरान बताया। फिर निर्देश कार्य के अंत में सूचनाएं देना, उसके बारे में उनको बताना। तो ऐसे हम अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अभी सोचो कि आप एकदम क्लास में गए और आपने नुकसान फायदे क्या करना है क्या नहीं करना सब एक साथ जाते ही बता दिया, अब बोला आप करो, तो बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। आप उनको डिवाइड करो कि कैसे कैसे आपको क्या चीजें बतानी है। अभी नेक्स्ट है फिर आपको समझ आया, कितने लोगों को समझ आया अभी, कोई भी बताएं। यस मैम। Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ा अभी हमने, कोई भी बताएगा। यस मैम। क्या पढ़ा था अभी हमने, जिनको भी समझ में आया जो भी वो बताए मुझे थोड़ा भी। अध्यापन विधियों के स्रोत। क्या क्या हो सकता है इसमें, कोई भी एक दो बताइए। इसमें 4 पॉइंट बताए हैं, 4 सिद्धांत हैं। हम्म। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, हाँ। शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, और 4 था शैक्षणिक सिद्धांत। हम्म। ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि ये स्रोत होते हैं, कि मतलब जो भी हम अध्यापन विधियां यानी जो भी मार्कर्स यूज करते हैं, तो हमें इन चीजों का उनमें ध्यान रखना है, ये उसके सोर्सेज हैं। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मेथड्स अप्लाई करते हैं उन पर। ठीक है, आज हम इसको पूरा कर लेंगे, ध्यान से आप पेशेंस में बने रहेंगे। मैं लास्ट में फिर से क्वेश्चनिंग करूंगी इससे। अ, सीखने की भावना जी प्रक्रिया के, हाँ मुझे बताइए। एक क्वेश्चन करनी है। यौगिक हम्म। सिद्धांत में बोला गया है कि हम्म। प्रबल हलने चलने को क्या बोलते हैं, टालनी चाहिए। तो ये टालनी चाहिए क्यों बोल रहा है? हाँ, प्रबल हलन चलन मतलब जो डायनेमिक ज्यादा मूवमेंट होता है ना, डायनेमिक मतलब हम ज्यादा बार बार फास्ट जो कराते रहते हैं, जैसे कि अभी आप क्या करो, जैसे आजकल चल रहा है कि जिसको हम बोल सकते हैं, एक मिनट, जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योगा चल रहे हैं, अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांगा, अष्टांगा विन्यासा फ्लो। तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है बहुत ज्यादा। तो अगर हम अपना मेन टेक्स्ट देखते हैं ना, तो उनमें इन चीजों को मना किया जाता है कि हमें ज्यादा हलन चलन मतलब ज्यादा मूवमेंट वाली चीजें हमें नहीं करानी। टालना मतलब कि उनको इन्वॉल्व ना करें। यहाँ पे क्योंकि बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, कि आपके जो आसन होता है स्टेबल होना। आपने अर्ध मशीन आसन लगाया, वहां पे होल्डिंग रखना, आप कितनी देर उस आसन में रुक सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन आपने लगाया तो उसमें रुके रहना, तो उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं कि बार बार डायनेमिक मूवमेंट करें। और अगर अच्छा, कराना बार है, हम्म, बार बार मूव नहीं होनी है,
कर सकते हाँ हैं। इनके अकॉर्डिंग, हाँ इनके अकॉर्डिंग ये बना कि अगर ये भी बताया ना इन्होंने अभी कि क्यों, क्योंकि आप डायनेमिक मूवमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि एनर्जी ज्यादा हमारी लगती है, लेकिन अगर आप स्टेबल रहते हैं तो उसमें एनर्जी कम उनका कंजप्शन होता है। सारी चीजें उन्होंने क्लियर करी इसलिए कि क्यों नहीं आपको कराना चाहिए। ओके। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के प्रारंभिक भाग में दिए जाने वाले औपचारिक निर्देश सबसे उपयुक्त होते हैं। जो सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं जो औपचारिक होते हैं ना, जो फॉर्मल आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रारंभिक निर्देशों से छात्रों को अशुद्ध आदतों से जो बाद में शुद्ध करनी पड़ेंगी बचाते हैं। जैसे हमें पहले हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे अपनी क्लास में तो उनकी जो गलतियां होंगी जो करने वाले हैं तो उससे पहले ही बच जाएंगे, तो हमें पहले से उनको क्या है थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे देने हैं, तो उससे क्या होगा वो ध्यान में रखकर करेंगे। छात्रों को प्रारंभ में ये बताने की अपेक्षा कि क्या टालना है, अभ्यास करने के सकारात्मक निर्देश दिए जाएं। फिर भी उत्तम उपलब्धि तब होगी जब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए ये दोनों बताए जाएं। मतलब ये कि जब आप छात्रों को अभ्यास करा रहे हैं तो उसमें इन्होंने बोला है कि पहले ये बोलना कि क्या टालना है, जैसे आपने बोला ना डायनेमिक मूवमेंट, ये हमें पहले से पता करके जाना है। ठीक है, ये हमें क्लास में नहीं बताना। अभी क्या करना है, हमें अभ्यास कराने के सकारात्मक निर्देश हमें पहले उनको उसके फायदे बताने हैं। हम जब वो क्लास ले रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर भी उससे भी उत्तम ये होता है कि उसमें हम ये बता दें कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ये दोनों बातें साथ में उसके फायदे नुकसान दोनों बता के चलें कभी, कि जो बीपी हाई वाले हैं वो ये नहीं करेंगे, वो ये करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप बताकर अभी स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। हमें ये नहीं करना, हम ऐसे बोलेंगे तो कोई भी उसको नहीं सुनेगा, लेकिन हम फायदे नुकसान जब उसके बता देंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा क्यों उनके लिए ये नहीं करना चाहिए। इससे संभाव्य दोष टालने और साथ ही सुकृति आराम दक्षता तनाव को कम करने और कही गई गति जैसे गुणात्मक पक्षों में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है उसका तनाव कम रहता है, उसका परफेक्शन ज्यादा आता है, उनको पता रहता है कि कौन सी चीजें उसके लाभ और हानि उनको पहले से पता होते हैं। तो गुणात्मक पक्ष है ये ना, उनके जो गुणों की वृद्धि करता है। अभ्यास हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए उसके बिना सीखना प्रभावी नहीं हो सकता। अगर आपकी क्लास 1 घंटे की, अगर आप आधे घंटे ही उसको कराएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। प्रॉपर टाइम आपको उनको देना है, 1 घंटे में ऊपर भी हो सकता है तो वो चल जाएगा बट कम नहीं देना। सामूहिक कक्षा में अभ्यास के कालांश को अनौपचारिक अभ्यास और प्रयोक्षित अभ्यास में बांटना चाहिए। जब सामूहिक हम ग्रुप अभ्यास ग्रुप प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उसके काल में उसको बांट देना चाहिए, कालांश बता देना चाहिए कि कितने टाइम में क्या क्या अभ्यास करना है। सीखने में प्रगमन का सिद्धांत परम आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि किसी क्रिया को सरल से जटिल की ओर, ठीक है, प्रगमन सिद्धांत क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रगमन का सिद्धांत होता है सरल से जटिल की ओर, सबसे ज्यादा यही काम करता है। हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं कहीं भी यूज होता है ये, आप कोई भी चीज शुरू करेंगे तो पहले इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता आप पहले हार्ड चीजों को करेंगे फिर इजी करेंगे, नहीं। सरल से जटिल की ओर ये प्रगमन सिद्धांत है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आपको ज्ञात है पहले वहां से लेकर जो अब आपको अज्ञात है, जो आपको ज्ञान नहीं है जिस चीज का, उसकी तरफ आगे बढ़ना। यह सिद्धांत एक ठोस तंत्रिका पेश है, न्यूरोमस्कुलर आधार पर टिका है। ठीक है, जब आप क्या होगा आप सरल से जटिल की ओर बढ़ेंगे। अभी मैंने बताया कि अध्यापन विधियां आपको पढ़ना है, पहले मैंने स्टार्टिंग में उनके 4 नाम बता दिए तो वो बहुत आपको समझ में आए। अब उनके अंदर डीप जाना वो बाद की बात है, ऐसा नहीं कि शुरू में ही हम उसको डीप पढ़ लें और बाद में इजी चीजें बताएं। तो जब आप धीरे धीरे उसको करेंगे तो आपका ब्रेन खुलने लगेगा। जटिल गति युक्त सीखने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षा और कुछ प्राप्त योग्यताओं की पृष्ठभूमि आवश्यक है। आपको जब कोई भी आप एडवांस आसना से लो, अच्छा कोई मुझे बताए कि आप फर्स्ट क्लास में किसी को एडवांस आसन लगवा देंगे क्या? नो मैम। नहीं। तो उसके लिए आप नो, क्या करेंगे, क्या करेंगे आप फिर पहले मैम पहले पहले नॉर्मल सिंपल आसन से आसन स्टार्ट कराते करते हैं। हैं, लाइक हाँ ताड़ासन करा दिया। और भीमशिका। पहले उनका बेस बनाएंगे है ना, उनके बेस बनाने के लिए आप सूक्ष्म व्यायाम या कोई भी इजी आसनास उनको कराएंगे, तो तभी आप उनका बेस बना के देन आप जटिल की ओर लेकर जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोली है, इसको बोलते हैं प्रगमन का सिद्धांत। समन्वित गति क्रियाओं का सीखना मौलिक शारीरिक दक्षताओं जैसे पेशीय बल, लचीलापन, पेशीय सहन शक्ति और
फिर प्रश्वसन सहन शक्ति पर्याप्त होने पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें होती हैं सीखने की, कि उसकी जो पेशीय बल कितना है, मतलब बताया था ना कि बॉयज का कितना है, गर्ल्स का कितना है, वो सारी चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, सहन शक्ति, तो शिक्षा की हम बात करते हैं तो सहन शक्ति कितनी है उनकी, ब्रीदिंग रेट क्या है उनका, वो सारी चीजें उन डिपेंड करता है कि सामने वाले की ये सब चीजें कैसी हैं, उस पर उनका सीखना निर्भर करता है। इस स्पष्ट संबंध की कई बार आलोचना होती है, परंतु प्रभावी सीखना तभी संभव है जब यह संबंध ध्यान में रखा जाए। अतः संपूर्ण क्रियाकलापों का कार्यक्रम नियोजित कर प्रगमन के सिद्धांत के प्रकाश में संचालित हो। तो बार बार यही बोल रहे हैं कि कोई भी आपकी जो क्रियाएं हैं वो सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चले, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सीखने की प्रभावी प्रक्रियाएं, पूर्ण अंश, अंश विधियां, पूर्ण और अंश विधियों की संयोजन। ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना अंदर ही वाली विधियां, बस आपको पता होना चाहिए कि जो सीखने की प्रभावी प्रक्रिया होती है वो विधि है वर्ण, पूर्ण विधि, अंश विधि, पूर्ण और अंश विधि के संयोजन से होता है। ये तीन विधि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इनको अंदर नहीं पढ़ रहा, आपके सिलेबस में नहीं है ये। बस आपको ये लाइन ये इतनी ही पढ़नी है। मैम ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन है ना? जी, यहाँ पे मेथड्स हैं उसके, कि उसकी कौन कौन सी विधि है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सोर्सेज बताए हैं, तो सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, ये छोड़ दीजिए, ये पढ़ लीजिए लास्ट वाला। अध्यापन की छात्र के प्रति अभिरुचि और अभिवृत्ति सीखने में आवश्यक योगदान देती है। अध्यापक जो है और छात्र है, उनकी आपस में जो अभिरुचि है, उनकी आपस में क्या कनेक्शन है, वो भी बहुत डिपेंड करता है सीखने के ऊपर। अगर अध्यापक और छात्र की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो वो भी क्या होता है कि सीखने में वो भी इफेक्टिव नहीं होता। अगर आपको आप किसी टीचर को पसंद नहीं करते तो आप उनकी क्लास में जाना पसंद नहीं करेंगे, बट अगर आपके कोई फेवरेट टीचर हैं तो आप उनकी क्लास में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। ऐसा है या नहीं है, बताएं आप ही। जी ऐसा है। है- हाँ बिल्कुल। तो ये अभिरुचि जो अध्यापक और छात्र की होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अध्यापक द्वारा ठीक और संतोषप्रद निष्पादन हेतु छात्र को प्रेरित करना आवश्यक है। यानी अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों को प्रेरित करते रहे सीखने के लिए। यदि छात्र में ठीक प्रकार का निष्पादन नहीं हो रहा तो उनकी त्रुटियों को सकारात्मक ढंग से दिखाने एवं सुधार करने में उससे प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा, उसमें कमियां पाई जाती हैं, तो आप उनको क्या करें, उसको नकारात्मक ढंग से प्रेजेंट करें कि आप पढ़ते नहीं हो, आपको कुछ आता, ऐसा नहीं है। उनके मिस्टेक्स को दिखाना है उनको और उसमें सुधार लेने के लिए उनको मोटिवेट करना है, ना कि उनको डीमोटिवेट करना है। तो ये सारी चीजें टीचर के अंदर होनी चाहिए। छात्र को अपनी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने की विधि का ज्ञान हुए बिना उसमें सीखना नहीं हो पाता। तो एक छात्र को चाहिए कि वो अपनी जो सक्सेस और जो वो नहीं कर पा रहा है, यानी सफलता और असफलता दोनों को मूल्यांकन करना है। जो उसने सीखा है वो कितना सीखा है या क्या नहीं सीख पाया, तो उससे क्या होता है सीखने में वो ज्यादा हेल्प करता है। यद्यपि ये आवश्यक है कि अशुद्धियां त्रुटियों की सुधारी जाए, परंतु एक ही समय बहुत अधिक सुधार करना छात्रों को भ्रमित कर सकता है। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट के अंदर जो सुधार करना है, उनके किसी भी चीज में आप उनको प्राणायाम सिखा रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं या शक्रिया, तो एक साथ नहीं करना, पहले एक चीज पर करिए। अगर हम एक साथ करेंगे तो वो भ्रमित हो जाएगा, मतलब उनको डिफरेंसेस पता नहीं चलेंगे। हमें धीरे 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 उनमें चेंजेस लेकर आने हैं। अध्यापक को सर्वप्रथम बड़ी अशुद्धियां सुधारनी चाहिए। सकारात्मक सुझावों द्वारा ही अशुद्धियां सुधारना अच्छा होता है। सबसे पहले हमें उसकी जो ब्लंडर मिस्टेक्स हैं उन पर काम करना है, फिर हमें उनकी छोटी छोटी गलतियां बाद में सुधार देनी है। अगर बड़ी गलती पहले सुधर गई तो छोटी तो फिर धीरे धीरे सुधर जाएंगी। क्रिया के आदर्श प्रदर्शन के तत्काल बाद क्रिया को प्रत्यक्ष करने और उसका अभ्यास करने का अवसर छात्र को दिया जाना चाहिए। अभी क्या हुआ कि आपने क्लास में कोई प्रत्यक्ष करके दिखाई, कोई डेमोन्स्ट्रेट किया किसी प्राणायाम को, फिर आपको स्टूडेंट्स को टाइम देना चाहिए कि वो भी करके दिखाएं। ऐसा नहीं है आपने करके दिखा दिया, उनको बोला आप घर जाके करना, नहीं, उनको भी टाइम दो कि वो वहां पे आपके सामने उसको प्रेजेंट करे। फिर आप उनकी गलतियां देखें, उनके जो अच्छा किया जो गलत किया उन्होंने, तो उनको बताएं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ पे ठीक थे। क्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने, उनसे क्या कहना है बताने के लिए छात्र की समस्या को समझने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई काम कराया, अभी जैसे क्लास हमारी चल रही है
तो इसमें अगर आपने किसी स्टूडेंट ने एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया तो उस पर हंसना नहीं है, उनको मोटिवेट करना है कि वो आगे, अगर उन्होंने एक छोटा प्रश्न पूछा है तो नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा प्रश्न कर पाए। ऐसा ना हो कि उन्होंने प्रश्न किया, आपने उसके प्रश्न का मजाक बना दिया क्लास में, तो आगे से जो उनके मन के क्वेश्चंस होंगे वो नहीं पूछ पाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है इसका बस लास्ट पॉइंट है सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत। उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता के विचार को आवश्यक नहीं कि केवल जीवन यापन के संबंध में लिया जाए, कई क्रियाकलाप और अनुभव वास्तव में व्यवहारिक उपयोग के होते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू जो मूल्य आधारित जो शिक्षा होती है उसकी हम बात करें, सामाजिक जो शिक्षा होती है, ऐसा नहीं है कि वो जीवन जीने में ही सिर्फ हेल्प करती है कि हमें लाइफस्टाइल में, वो हमारे व्यवहार में भी, जो चीजें हम सोचते हैं, जैसे हम रहते हैं, मूल्य वो हमारे व्यवहार में भी झलकते हैं, तो हमारे व्यवहार में भी उपयोगी होती है। तो बस इतना सा ही है, बाकी फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। चलिए अभी मुझे बताएं कि आपको जिनको भी कंफ्यूजन थी सोर्सेज में, आज उनको पता चले कि सोर्सेज क्या होते हैं। यस मैम। मैम टोटल 5 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं ना? जी, इसमें आपको अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये लिखकर इन्हीं को एक्सप्लेन करना है आगे, समझ रहे हैं आप? कि सोच आप इसमें अब पॉइंट्स डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तो पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है जो मेन है, उसके बाद अंदर चीजें एक्सप्लेन करते जाना है आपको, और आप अपने पॉइंट्स भी डाल सकते हैं उसमें बना के, कि जो आपको लगता है कि अगर हम शारीरिक रचना की बात करते हैं, मेन ये तो पढ़ना ही है आपको, तो जो आपको और भी कुछ लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अभी आप इसमें अपने पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, बट हाँ लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। तो आज एक नेक्स्ट टॉपिक अभी और है, थोड़ा सा मैं 15 मिनट एक और टॉपिक कराऊंगी, क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट के बारे में आज हम जानेंगे, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट में से है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। इसका जो पेज नंबर होगा आपका वो होगा 53 to 60, और जो सोर्सेज पढ़ाए हैं वो 41 to 49 पे था। कक्षा प्रबंधन क्या समझते हैं, अच्छा क्लास मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, कोई भी बताएं, हैंड रेज कीजिए। प्रिया जी बताएंगी। ठीक है मैम। क्लास हम्म। मैनेजमेंट, हाँ जी। जैसे कि क्लास है तो उसको कैसे मैनेज करें हम, उसका टाइम क्या हाँ हो, बिल्कुल। उसमें हमको कितनी, अगर हम चाहते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ रखना है, अगर एक बच्चे, अगर हम्म। हम चाहते हैं 20 स्टूडेंट ही रखना है जिसको हम्म। हम एक अच्छी तरीके से हम संभाल पाए, मतलब हम बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट हमने रख लिए, मान लो 50 रख हम्म। लिए ना, अपने पास हम्म। उसके लिए उतनी जगह भी नहीं है हम्म। कि हम उसको जगह दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज या व्यायाम करवाते हैं, योग करवाते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, तो उसको भी हम्म। हमको ध्यान में रखते हुए उसको करवाना है। आप कितने हम्म। बच्चे आप एक टाइम में आप मैनेज कर सकते हो, आप हम्म। वो भी हमको ध्यान में रखना होता है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से। ठीक बताया आपने। मैम अभी इसमें नेक्स्ट। टाइम मैनेजमेंट भी आ सकता है ना, कि किस टाइम पे, मतलब कितने लोगों को किस टाइम हम्म। बुलाना है, उनका टाइमिंग्स क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल आ सकता है, टाइम मैनेजमेंट क्लास में हो सकता है ओके। ये। और क्या हो सकता है कि आपकी जो क्लास में, मतलब कैसे किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको आपको किस तरीके से अटेंशन देनी है, जैसे कि आपको उनको प्रैक्टिस करानी है, तो वो सारी चीजें हमारी क्लास मैनेजमेंट में आएंगी। तो अभी हम देख लेते हैं, अच्छे से सभी ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा नहीं कराऊंगी इसको, जितना होता है थोड़ा ही कराऊंगी आज। कार्य में रुचि होने पर और उपयुक्त पाठ वस्तु प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करने छात्र कदाचित समस्या उत्पन्न करते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ाने लगते हैं, अभी क्या होता है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, मैंने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है, अभी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ठीक है, उसको मैनेज करना सारी चीजें। अभी क्या ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे तो क्या होता है कि आप कैमरा आपका बंद करके आप सुन रहे हैं, जहाँ भी आप आ जा सकते हैं, बट अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप पढ़ाने लगे हैं तो बच्चे पीछे बात करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए कि जब आप विषय वस्तु अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना कंटेंट जो आप पढ़ाना चाहते हैं प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है, नियंत्रण की समस्या, कि हमें कैसे मैनेज करना है, कम से कम करने में एक आवश्यक बात यह है कि स्वाभाविक स्वतंत्रता,
मैत्री भाव, आपसी सहकार्य और समझ से वातावरण बनाया जाए। ठीक है, ऐसा उनको ना एक मतलब स्वतंत्रता देनी है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल टाइटली रखना है, नहीं नहीं आप इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं देख सकते, ऐसा नहीं। एक मैत्री भाव, उनसे एक फ्रेंडली बिहेव रखना है कि जो आप कहें वो माने। आपसी सहकार्य, आपस में आपको क्या करना है, कार्य और समझ में वातावरण बनाया जाए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आपसी की सहमति से करना है। तो बच्चों से पूछ लें कि आज कौन सा टॉपिक उनको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो उस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है कि आपको अपना काम भी करा दें और उनका भी हो जाए, कि उनको भी लगे कि हाँ उनके हिसाब से चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कक्षा में ये बातें अध्यापक की नेतृत्व क्षमता से उत्पन्न होनी चाहिए। इससे छात्रों में सामाजिक सजगता विकसित होती है और वे अपने दायित्व के प्रति भी सजग होते हैं। इससे क्या होता है, जब हम ये चीजें बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा आगे। जो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी करते ना मूवमेंट में, वो चीजें आप अपने स्वभाव में लेकर आ रहे हैं, तो वो आप आगे भी करेंगे फिर उसको। आपने कोई बिहेव आज अगर अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपने एक मोमेंट वो किया और आप भूल गए। वो क्या होता है, हमारे बिहेवियर में ऐड हो जाता है, फिर हम उसको आगे भी करते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने टीचर के, हमारा जो टीचर है वो हमारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे, तो आप उनसे क्या, आप उनका आचरण ले रहे हैं, आप उनसे सीख रहे हैं। तो वो जो समाज में भी क्या होगा, वो अपने दायित्व को समझेंगे और सामाजिक सजगता उनमें विकसित होगी कि कैसे, जब आप एक ग्रुप में बैठे हैं, आप इतने लोगों के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, तो कैसे आपको मैनेज करनी है चीजें। तो ये आपको भी, बच्चों को भी ये सिखाएगी ये चीजें। आप जैसा व्यवहार टीचर का बच्चों के साथ होगा। तो वो सारी चीजें सिर्फ एक क्लास पर्पज से नहीं है, वो ब्रॉड लेवल पे है। अभी देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। योग के छात्र या सहभागियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। क्लास मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इस तरीके से होती है। योग की बात हम कर रहे हैं। प्रारंभिक छात्र होते हैं, अनुभवी व प्रगत, यानी जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, या विशेष ध्यान दिए जाने वाला योग समूह, यानी जो होता है स्पेशल चाइल्ड होते हैं, या फिर उसमें ओल्ड लोग भी हो सकते हैं, या कुछ जो मेंटली डिसेबल या और तरह के बच्चे भी जो होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो अच्छा बताएं कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है छात्रों को? 4। 4 टाइप फोर। की। 4 ग्रुप में। ठीक है, ये मेन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अध्यापन विधियां की बुक है, कक्षा प्रबंधन की बात करें तो वो 4 विधियां, 4 तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है। प्रारंभिक छात्र समूह क्या होता है, इस समूह में सभी अवस्थाओं में पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध और विशेष व्यक्ति जिनका पहले से योग से परिचय हो रहा हो होते हैं। उन्हें योग अनुशासन की सामान्य पृष्ठभूमि और योग से संपर्क बनाए रखने की प्रेरणा मिलनी आवश्यक है। मतलब कि एक होता है, समझो कि आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार अब उन्होंने 12th की, फर्स्ट टाइम वो बीए की क्लास में आए हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो एक वो वाले स्टूडेंट। तो स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध कोई भी हो सकता है जिनको योग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम उन्हें योग की पृष्ठभूमि बताएंगे कि योग होता क्या है, योग के बारे में बताएंगे, योग के अनुशासन बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें हमारी दिनचर्या होती है, यम नियम होते हैं, अपनी शुद्धि करना, ना कि सिर्फ शरीर की, मानसिक शुद्धि करना, टाइमली चीजों को करना, खाना आपका मेन होता है, आहार विहार आपका क्या होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं। तो वो सारी चीजें उनको बतानी है, और थोड़ा रेफरेंस देकर बतानी है कि जिससे कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, और वो करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं। वो उनको नॉलेज देनी है थोड़ी फर्स्ट टाइम में, कि उनका इंटरेस्ट उसमें बने। अभी अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बना, तो फिर वो आगे नहीं कंटिन्यू करेगा। तो उनको वो सारी चीजें हमें बतानी है। तो ये प्रारंभिक छात्रों के लिए है। तो आपके लिए आ सकता है ना, 5 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में, जैसे भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देना। बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है ये। मैम मैम ये जी प्रारंभिक छात्र को हम बिगनर्स भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ, बिगनर्स ही है, वो बिगनर्स ही है। ठीक है। सेकंड है अनुभवी या प्रगत समूह। अब इसमें होते हैं एक्सपीरियंस, जो पहले से क्या है वो सीख कर आए हैं। इस समूह में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें योग का कुछ अनुभव हो और जो आगे बढ़कर योग का व्यापक और गहन अनुभव चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, सोचो कि डिप्लोमा करके आ गए, अभी वो डिप्लोमा करके आ गए, उनका इंटरेस्ट बन गया, अब वो मास्टर्स कर रहे हैं, तो अब उनको और ज्यादा नॉलेज चाहिए। अभी वो पीएचडी करना चाहते हैं आगे, फिर उनको और ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अनुभव वाले, जो पहले से सीख कर तो आए हैं, बट अभी उनको और सीखना है, तो उनके उनके हिसाब से उनको कराना है। उनकी ये अपेक्षा रहती है कि वे अधिकाधिक योगाभ्यासों से परिचित होकर योग के सूक्ष्म और प्रगत अभ्यासों को गहराई से समझ सकें। तो उनका इंटरेस्ट क्या होता है,
उनका इंटरेस्ट वो नहीं होता कि योग क्या है, उनको आप वो नहीं सिखाने बैठेंगे कि योग ये होता है, उसके फायदे ये होते हैं, नुकसान ना हो। अब उनको क्या करना है, उनको छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को उन्हें गहराई से समझना चाहते हैं, वो उनको डीपली उनका अध्ययन करना है। तो वो उनको ऐसा आपको सेम तरीके से नहीं कराना, उनको फिर अलग तरीके से कराना है। उनको सारी छोटी से छोटी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके डीपली आप उनको अध्ययन कराएं, और जो आगे के जो मूवमेंट्स आप कराएंगे उनका भी अध्ययन कराएं। तो उनको बेसिक से स्टार्ट नहीं करना हमें। नेक्स्ट है विद्यालय। ये देखो, विद्यालय वाले छात्रों को अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। उनकी क्या एज दी गई है यहाँ पे, 6 वर्ष से, ठीक है। जो 17 वर्ष की जो अवस्था के बालकों का ही है समूह है, जो समाज का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में ऐसे बनता है कि जो छात्र विद्यालय जो जाने वाले छात्र हैं, उनका जो एज है ग्रुप, वो क्या दिया गया है। तो 6 से 15 वर्ष, 6 से 11, 6 से 18, 6 से 17, तो आप 6 से 17 उसको चूज करेंगे। बालकों की अवस्था और प्रकृति के अनुरूप तत्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित उन्हें योग से परिचित कराने की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे होते हैं, उनकी अवस्था कैसी है, ठीक है, कौन सी एज के हैं, कौन सी क्लास के हैं, उनकी प्रकृति क्या है, मोटे हैं, पतले हैं, क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको योग की अभ्यास कराना है। पर उनको लाइट लाइट मूव करा देने हैं, फिर अगर वो करते जा रहे हैं, अगर 6 वर्ष से बच्चे ने शुरू कर दिया है, तो और उसको आगे वाले को और अच्छे से हम करा सकते हैं। तो उनको हम अलग तरीके से रखेंगे। फिर होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, विशेष ध्यान देने योग्य समूह। ये अवस्था अनुसार बाल या प्रौढ़, इसमें बच्चे हो सकते हैं या बूढ़े भी हो सकते हैं। लिंग अनुसार पुरुष या स्त्री, अवस्था और लिंग के अनुसार बालक और बालिका, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, विकृति एवं अपंगत्व के अनुसार व्यक्ति होते हैं। इन सारे व्यक्तियों के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि समझाते समूह में, स्वभाव विषम जाति समूह में नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी तरह के आपको मिल सकते हैं। तो बच्चे बूढ़े सब एक ग्रुप में कर रहे हैं, या स्त्री पुरुष हैं सभी एक साथ कर रहे हैं, तो सभी का आपको ध्यान में रखते हुए अभ्यास कराना है। इसमें सभी पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उनको अलग, सबको एक पर्सनल अटेंशन दी जाती है। आप क्योंकि सभी को एक अलग एक सेम अभ्यास नहीं करा सकते, आपको अलग अलग लोगों को देखते हुए अलग अलग चीजें आपको सजेस्ट करनी होंगी। ये ऐसी चीजें क्या होती हैं कि अगर आप सब एक ही ग्रुप है, अगर समझाती होता है सेम ग्रुप, तो उसमें तो आप कर सकते हैं कि एक ही चीज आपने बता दी। लेकिन अगर विषम जाति अलग अलग तरह के हैं, तो वहां पे आपको अलग अलग स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। तो ये इसका, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटरेस्टिंग था ये। भावना जी, बहुत इसका इजी है ये। क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कक्षा प्रबंधन है, उसके अंदर जो कितने तरह के जो कैटेगरी दी गई हैं उनको एक्सप्लेन करें। या फिर ये भी हो सकता है कि 5 नंबर में आए तो कोई 2 विद्यालय जाने वाले छात्र, और या फिर जो आपके स्पेशल जो ध्यान देने वाले छात्र होते हैं उनके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। और आगे भी हैं अभी इसमें, और आगे भी टॉपिक्स हैं, तो उससे भी बन सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया कि कक्षा प्रबंधन में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, मुख्य बिंदु उनको बताइए, तो फिर आप 20 नंबर में समझो आ गया, तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आज भी पढ़ा है या आगे जो हम पढ़ेंगे उसको लेकर। ठीक है। ओके। हाँ, एक बार प्रेरणा जी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अभी हाँ। मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप मुझे बताएं उसके बारे में। मुझे ये बताएं कि जो स्कूल जाने वाले छात्र होते हैं उनकी क्या एज होती है। गौरी जी बताएंगे, योग जो सीखना है उनको कितनी एज तक किया गया है यहाँ पे। खुशबू जी बताएंगी। मैम एज ग्रुप है 6 to 17 years। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी नेक्स्ट नीलू जी बताएंगी, जो प्रारंभिक छात्र समूह होता है वो कैसा होता है, उसको अभ्यास क्या कराना चाहिए। प्रारंभिक जो छात्र समूह छात्र हैं, हाँ मैम, यानी कि जो बिगनर्स है। हाँ, जो प्रारंभिक छात्र समूह होते हैं ना, हम्म। उसमें सभी अवस्थाओं के होते हैं। जैसे उसमें मेल फीमेल भी रहेंगे, स्त्री पुरुष। हम्म। उसमें युवा भी रहेंगे, उसमें वृद्ध भी रहेंगे। और जो वो रहते हैं, जो योग से मतलब जिनका पहले से ही योग से परिचय हो रहा हो, वो भी होते हम्म। हैं। मतलब जो पहले बार में आ रहे हैं ना, ऐसे लोग होते हम्म। हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में।
और हम्म। योग अनुशासन से संबंधित वो लोग नहीं कनेक्ट रहते हैं। उनको पूरा हम्म। अच्छे से बताना पड़ता है, उसको योग के संपर्क में लाना पड़ता है, मतलब उसको पूरा हम्म। एकदम नए सिरे से हर चीज करना पड़ता है। ऐसे समूह के लोग होते हैं इसमें। हाँ, उनका कनेक्शन बनाना पड़ता है उस सब्जेक्ट से, उनको बेसिक नॉलेज, उसको बेस बताना पड़ता है हमें हाँ कि जी। योग है क्या। जी जी। ठीक है, हाँ जी। good। अभी नेक्स्ट है, अगर हम बात करें अनुभवी छात्र जो कि पहले से एक्सपीरियंस है, वो अंकिता जी बताएंगी उनको क्या प्रैक्टिस कराना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसे छात्र, ये ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको पहले से ही योग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, लेकिन उसके हम्म। बाद भी इसमें और जानकारी उनको प्राप्त करना है कि कहीं अगर हम हम्म। टीचिंग कर रहे हैं कुछ है तो हमको उसके बारे में और जानकारी जिनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये छात्र इसमें आते हैं। हाँ, वो डीपली नॉलेज उनको मिल रहा है चीजों की, और ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म, और उनको आगे चाहिए और यस प्रगत अभ्यास जो कराए जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अभी मैं पूछने वाली हूँ प्रेरणा जी से। प्रेरणा जी बताएं, जो विशेष ध्यान देने वाला ग्रुप होता है तो उसमें कौन से लोग होते हैं, कोई भी विशेष बताएं ध्यान जो दे भी आपको याद है। हम्म। विशेष ध्यान देने वाले में होती है या तो एज, हम देखते हैं एज ग्रुप के हाँ। हिसाब से, या फिर लिंग के हिसाब से देखते हैं कि हम्म। हम स्त्री पुरुष ये इसके हिसाब से देखेंगे, या फिर हम डिसीज के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे है उनका, वो देखेंगे। और या बुढ़ाप मतलब वही वो तो एज में आ जाएगा, बुढ़ापा वाला जो है। इसमें ना सभी तरीके के हो सकते हैं, या जैसे अपंग भी आ जाते हैं, विकृति वाले, या किसी को थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, सभी तरीके के लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि समझाती होता है, मतलब सेम, इसमें सेम एज है, सेम बीमारी वाले हैं, समझो कि एक ग्रुप बना हुआ है, वो सिर्फ आपका हाई बीपी का बना हुआ है, तो उसमें तो आप कुछ भी एक जैसा करा सकते हैं। बट अगर सोचो कि आपके पास हाई बीपी वाले भी हैं, और उसमें कैंसर वाला पेशेंट भी है, और उसमें कुछ मेंटली डिसेबल भी है, तो वहां पे आपको विजातीय ग्रुप उसको बोलते हैं, विषम जातीय। तो उसमें आपको फिर चीजें अलग अलग ध्यान देना पड़ता है, विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसको, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके ऐसे नहीं है, स्वस्थ लोग नहीं है, हर तरीके के लोग इसमें आ रहे हैं, तो उसमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है टीचर को। मैम विशेष जो ध्यान देने वाले में मतलब सभी तरीके के आएंगे, जब हाँ। बच्चे बूढ़े सभी तरीके जेंट्स लेडीज हाँ। उनको तरह तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, हाँ। तो हाँ। उसको लेके ध्यान में योग करवाना है कि मतलब एक स्पेशल ग्रुप बना लें अपन कि हाँ जैसे आप अभी बता नहीं रहे हो कि देख, हाँ, उसमें ये हो सकता है कि या तो अगर एक वाला ग्रुप है आपका कि जिसमें सिर्फ एक तरीके के लोग हैं, ठीक है, तो विशेष ध्यान देने वाला होता है कि जिसमें बीमारियां भी आ सकती हैं, कोई विकृति भी हो सकती है। अगर सेम एज का ग्रुप है वो, कि सारे, जैसे पूजा मैम है ना, वो स्कूल में पढ़ाते हैं कि जो डिसेबल होते हैं बच्चे, कोई भी रीजन हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। अभी क्या है कि कराना तो सभी को है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ जो है वो स्पीच का उनका प्रॉब्लम है, तो उनको अलग तरीके से, हियरिंग का प्रॉब्लम है उनको अलग तरीके से, तो वहाँ पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विषम जातीय ग्रुप। उसमें विषम जातीय भी हो सकते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग मिल जाएं, एक सम जातीय होता है सेम ग्रुप, हो सकते हैं कि आपको सारे ऐसे मिले कि जो सिर्फ मेंटली डिसेबल है, लेकिन ध्यान तो आपको उनमें मतलब दोनों में ही एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो आपके जो जो आपने पहले पढ़े थे स्कूल जाने वाले, क्योंकि वहाँ पे सेम हो रहे हैं, वहाँ पे स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल जाने वाले हो गए, जो प्रारंभिक हैं तो प्रारंभिक, आप तो सबको एक जैसा बता रहे हैं, जो आपके पहले से एक्सपीरियंस थे उनको आप सबको एक जैसा बता रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीजें अप्लाई नहीं हो रही थी। बड़े विशेष ग्रुप जो होता है, स्पेशल ग्रुप होता है, इसमें आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है उन बच्चों को या उन लोगों को। तो इसमें दोनों तरह के ग्रुप आ सकते हैं हमारे, सेम भी और चेंज, मतलब वैरी करने वाला भी, जिसमें अलग अलग लोग हैं। क्लियर है? ठीक मैम। क्लियर है, हाँ, तो ये चीजें आपको थोड़ा समझनी है, क्योंकि यही आगे आपको एक्सप्लेन करना है, आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही करें। अभी हमने आज ये हमने कर लिया है, स्रोत कर लिए हैं आज। स्रोत में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, यौगिक सिद्धांत में कुछ किसी को याद है कि यौगिक सिद्धांत में क्या पढ़ा आज हमने, कोई भी पॉइंट? मैम आसनों के योगिक सिद्धांतों सिद्धांत में हम के एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं ना। हम्म।
और इसमें ये बताया जाता है कि हाँ एनर्जी का भी है कि मतलब किस चीज मतलब जो स्टेबल होता है उसमें हमारा एनर्जी कम लगता है, और अगर हम डायनेमिक किसी को करा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी हम्म ज्यादा लगती है। ये चीज भी है। इसमें देखो ये वाला जो एनर्जी वाला है ना, वो हम उसमें भी देखते हैं, शारीरिक क्रियाओं में देख सकते हैं। और लेकिन उसमें शैक्षणिक में भी देख सकते हैं कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जब हम यौगिक सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हम व्यायाम और योग में डिफरेंस देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस होता है ना, वो पता होना चाहिए हमें कि ये आसन सब कैसे करना है। उसमें हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें ना हमारी फिजियोलॉजी में आ जाती हैं। तो मैम जो ये थ्योरी ऑफ ये जी। प्रोग्रेशन जो फिजिकल एजुकेशन में, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये हम्म यौगिक सिद्धांत में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो योग हम्म का सिद्धांत है। जब हम हाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन के जो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन का मेथड्स हैं, जिसमें हाँ। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आता है। थोड़ा मुझे हिंदी हम्म वो हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही कोई पूछ बात रही नहीं, हूँ। आप इंग्लिश में ही बोलिए। हाँ जी। हाँ नहीं, मतलब हिंदी का मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ बस। तो वो ओके। आप जैसे कह रहे हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में हम नहीं लेते, तो उसका जो मेथड है वो हाँ। योग पर नहीं है। तो हमको अगर इसमें लिखना है तो हम्म इसका जो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है, जिसका हम्म हिंदी जो आप अभी बता रहे थे, आगमन है शायद, यौगिक है ना मैम? सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत। हाँ वो होगा ना फिजिकल एजुकेशन। जैसे इसमें उसमें भी है कि कंपटीशन के लिए नहीं करते हैं हम, ऑक्सीजन लेवल हम्म बढ़ाने के लिए करना हम्म चाहिए, और एक्सरसाइज को हाँ। प्रॉपरली स्ट्रेचिंग पर और हम्म अप्रिसिएशन के लिए करना चाहिए। मतलब फिजिक को देख हम्म के उसको सिखाना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन में भी हाँ। ऐसा ही है ना? तो मतलब हाँ है, हमें उसमें स्ट्रेच। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बस इसमें क्या है हाँ कि हाँ हमें योग के और पॉइंट्स डालने हैं कि योग किस पे, योग व्यायाम नहीं है, बस हमें इस पे ध्यान देना है इसमें कि व्यायाम में हाँ, क्या होता जैसे है कि टोटल उसमें हमारी भी है कि स्ट्रेचिंग। रिलैक्सेशन, जैसे हाँ शिथिलीकरण जो है हमें पूरी बॉडी का करना है ना। ना कि अगर मान लीजिए हम हाथ का योगा कोई प्रोस्चर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमें पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, शिथिलीकरण। तो ये हम्म भी योगा में भी है, यौगिक सिद्धांत में योगा में भी इसी तरह से है ना? हाँ, योग में भी यही बताया गया है कि आप पूरे क्लास हाँ करने के बाद 1 आवर की क्लास है, तो उसमें आप अगर 45 मिनट्स आप फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर 15 मिनट्स में आपको रिलैक्सेशन देना है। देना है, हाँ बॉडी को, वो मसल्स को वो जरूरी है। करने के लिए। हाँ हाँ, और ये आप अपनी क्लास में भी सब अप्लाई करें बाद में, बता ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना है। प्राणायाम, कम से कम नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन की विधि वो वाली जो कि आप उसमें सीखते हैं हर प्रदीपिका में। कैसे करते हैं, कोई बताए हाँ मुझे, नाड़ी शोधन कैसे करते हो आप लोग? मैम 16 सेकंड तक सांस लेना है, 32 तक हम्म रोकना है, नहीं 32 तक रोकना है शायद, और उसका बताइए। 64 तक छोड़ना है। ऐसा देखो है ना ये तो इसका, हो गया, कि थोड़ा ये सा तो, गलत बोल दिया मैंने? मैम ये मैं तो बताऊं? नहीं। हाँ जी बताइए। मैम हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ना कैमरा पहले तो ऑन उसमें। कर लीजिए नीलो जी, कैमरा खोल के बताइए। हाँ जी। हाँ ठीक है, मैम बताइए। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बोला गया है कि सबसे पहले तो हठ योग प्रदीपिका में जो आसन, जो प्राणायाम बताए गए हैं, उसमें ज्यादातर में नहीं बताया गया है कोई चीज कि कैसे बैठना हम्म है लेकिन भस्त्रिका में बताया गया है कि पद्मासन में बैठना है करके। और हम्म उसमें बोला गया है नहीं, कि नॉर्मल सबसे। नॉर्मल टेक्निक जैसे आप अपनी क्लास में अगर अप्लाई कराएंगे वो बताइए, कैसे कराएंगे अच्छा आप? तो हम्म नॉर्मल सबसे पहले तो मैं जो पेशे जो स्टूडेंट्स जो होंगे, जो स्टूडेंट रहेंगे स्टूडेंट्स ना, हैं। उनको उनके अकॉर्डिंग उनको जैसे कंफर्ट वो बैठेंगे। और उसके हम्म बाद फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर एक बार छोड़ेंगे। और छोड़ने हम्म के बाद जो हाथ हाथ का पोजीशन, हाथ का पोजीशन अगर करते हैं तो ठीक लंबी, जल्दी जल्दी इनहेल और एक्सहेल किधर होएगा। से? हाँ नहीं जी। नहीं नहीं, नाड़ी शोधन की बात करें, मैम नाड़ी नाड़ी शोधन। शोधन तो अलग है ना, कि सांस लेना है लेफ्ट से और उसको नहीं होल्ड मैम, करना है, फिर राइट से हाँ। छोड़ना है। भस्त्रिका में तो तो इनहेल एक्सहेल दोनों एक नहीं तो साथ होएगा ना, और भस्त्रिका, जल्दी जल्दी नहीं नहीं तो नहीं होएगा। नहीं, भस्त्रिका नहीं भस्त्रिका बोल रहे ना मैम, नीलो जी नाड़ी शोधन भस्त्रिका पूछ हाँ की रहे बात हैं। जी। नहीं कर नहीं, रही, नाड़ी इसमें तो मैम शोधन। चंद्र नाड़ी और सूर्य अच्छा नाड़ी नाड़ी का वो शोधन की बात उसको कर रहे है। हैं। हाँ वो है ना कि हाँ तो आपका हम बायां स्वर नाड़ी चल रहा है या शोधन दायां बताते हैं स्वर मैम। चल रहा है, उस हिसाब से आप हाँ उसको। चलिए, हाँ जी, अभी हम आप नाड़ी सभी शोधन का रुकिए, बताते हैं। अभी आप सभी रुकिए, मैं बताती हूँ। अब सभी अपना माइक बंद अच्छा। कर आधुनिक लीजिए। पद्धति से कितना होता है? हम्म 1 मिनट, मैं ही मैम बताती हूँ। इसमें 16:32 और 64 का रेशो दिया था सर ने, पिछली बार बताया था हाँ, 16, ना, 32 और 34। 64। हाँ इसका। हम्म
तो इसमें क्या होता है कि आपको जब नाड़ी शोधन, आप क्लास के बाद में ना, आप अगर आप नाड़ी शोधन कराते हैं या क्या एंडिंग कैसे करते हैं आप लोग क्लास की? लास्ट में ना भ्रामरी करा के और फिर शवासन में एंडिंग होता है। भ्रामरी करा के शवासन में एंडिंग। देखिए एक ऐसा है कि आप पहले ना देख लो कि सामने कौन है, ठीक है? कि अगर जैसे किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो आप उनको भ्रामरी नहीं कराएंगे। तो कोशिश करें कि आप, नाड़ी शोधन भी ये है कि अगर किसी को होल्डिंग में प्रॉब्लम है, सफोकेशन ज्यादा रहती है, तो उनको नहीं कराना है, ठीक है? होल्डिंग नहीं करानी। पर नाड़ी शोधन आपने जैसे देखा है हट प्रदीपिका में, कि हमारी जो 3.5 लाख नाड़ियों को भी शुद्ध करता है। तो नाड़ी शोधन बहुत अच्छा प्राणायाम में आता है। अनुलोम विलोम, ठीक है, स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम कराइए। तो नाड़ी शोधन में होता है त्रिबंध लगाने के साथ, ठीक है? तीनों बंध लगाना है। मुद्रा तो आपको पता ही है। लेफ्ट से नेल किया, होल्ड किया। जिनको सर्वाइकल है उनको चिन लॉक नहीं कराते हम, ठीक है? अगर उनको सिर्फ ऐसे ही होल्ड कराइए, बाकी पूरा होल्ड कराना है। देन एक्सेल, मूल बंद, उड़ियान बंद, दोनों के साथ। और इनहेल एक्सेल के साथ कुंभक लगाना है। पर आप अपनी क्लास में ये चीजें पहले सिखाएंगे, आप लोग तो पूरा कर सकते हैं इनहेल एक्सेल के साथ कुंभक लगाना, बट उनको पहले सिर्फ इनहेलेशन के साथ कुंभक लगाना सिखाइए। जब उसमें वो हो जाता है, वो परफेक्शन आता है, देन उनका जाना है दूसरी तरफ। क्लियर है अभी? और लेफ्ट से शुरू, लेफ्ट पे ही खत्म करना है। मैम ये इसमें आपका, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगता है ना? हाँ जी। और दूसरा है ये, जब आप भ्रामरी करा रहे हो, भस्त्रिका करा रहे हो, सबसे लास्ट में नाड़ी शोधन कराओ, क्योंकि नाड़ी शोधन बैलेंस कर देता है। हिटिंग प्राणायाम होता है ना भस्त्रिका। अब आप लास्ट में भस्त्रिका करा के छोड़ोगे तो वो ठीक नहीं है, आप उसको बैलेंस कराइए नाड़ी शोधन से। किसी को भी आप भ्रामरी हिटिंग, लास्ट में जैसे भ्रामरी करवाते, भ्रामरी तो शांति करता है ना मैम? ऐसा नहीं है। देखो हर चीज के हाँ फायदे नुकसान दोनों हैं। हाँ। भ्रामरी आप पहले आप भ्रामरी करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं। कोई दिक्कत, जो एक नॉर्मल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप करा सकते हैं। बट अब मैंने बताया ना, जैसे आप पेशेंट पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत है। चलिए हाँ अभी हम ये भ्रामरी क्लास में ओवर, हाँ, ये क्लास हम ओवर भ्रा करते हैं। अच्छा अच्छा नहीं ठीक। हाँ नहीं, पूछिए अगर कुछ है क्वेश्चन। प्रेरणा जी नहीं एक बार मैम, ये, भ्रामरी में वाइब्रेशनल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है माइंड का, इसलिए वो रिकॉर्डिंग ऑफ रिलैक्सेशन कर में। देना प्रेरणा जी। हाँ, है ना मैम? एक मिनट। हाँ जी। उसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन ज्यादा होती है, जैसे डिप्रेशन का